नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अभिनव कैरियर एकेडमी के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म के ऊपर। आप सभी होंगे अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि एकदम आप अपनी पढ़ाई के अंदर व्यस्त होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। ठीक है। तो आप सभी को ज्ञात होगा कि अपने इस चैनल के ऊपर एक सीरीज चल रही है जो कि पूरी की पूरी राजस्थान फोर्थ ग्रेड को समर्पित सीरीज है, जिसके अंतर्गत जो आज का अपने बिंदु अपने क्लास लेने जा रहे हैं जो कि इतिहास वाली क्लास है, उसके अंदर आपको मैं बता दूं कि प्रतिहार करवा चुके हैं, अपने चौहान करवा चुके हैं, और उसके बाद में कछवाहा राजवंश हो चुका है, अपने मेवाड़ का गोहिल वंश हो चुका है, और कछवा राजवंश जो है वर्तमान में अपने चल रहा है, और उसकी आज ये लास्ट क्लास है। अंतिम क्लास के माध्यम से क्या है, अपने कछवा राजवंश का क्या कर देंगे, समापन कर देंगे इस क्लास का। और उसके बाद में अपने जो करेंगे मारवाड़ करेंगे, जिसके अंदर दो या तीन क्लास के अंदर बीकानेर और जोधपुर के जो राठौड़ हैं उनको कर लेंगे। उसके बाद में क्या है, अपने जो भी है स्वतंत्रता जो आंदोलन वगैरह हैं, जिनके माध्यम से अपने क्या है प्रजामंडल हो गया, 1857 की क्रांति हो गई, जनजातीय आंदोलन हो गए, किसान आंदोलन हो गए, जिनके अंदर जो घटनाएं थी, ऐतिहासिक घटनाएं, उनकी चर्चा कर लेंगे एकीकरण तक पहुंच के। और जल्द ही आपके सामने जो अपने कला संस्कृति है उसकी क्या है एमसीक्यू भी आने वाली है। उसका भी किसी न किसी माध्यम से आपको या तो यूट्यूब पर अपने लाइव आकर, या फिर मैं आपको बता दूं कि आपको टेलीग्राम के माध्यम से क्या है आपको जानकारी प्रोवाइड करवा दी जाएगी कि बढ़िया वाले एमसीक्यू होंगे, और आप सभी बच्चों के लिए क्या रहेंगे रहेंगे वो बेनिफिशियल रहेंगे। तो नए जो बच्चे जुड़े हैं उनके लिए मैं कह दूं कि आप सबसे पहले एक काम कीजिए कि जो ये अभिनव कैरियर एकेडमी का जो यूट्यूब प्लेटफॉर्म है, इसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, क्योंकि आपका ही परिवार है। अगर आप क्या है एक सब्सक्राइबर जोड़ोगे, तो उससे क्या अलग ही मोटिवेशन मिलता है, एक कमेंट से अलग ही मोटिवेशन मिलता है, और नई नई चीज़ें लाने का क्या रहता है, एक उत्साह रहता है मन के अंदर कि नई चीज़ें प्रोवाइड करवाई जाए। तो आपका समय जाया ना करते हुए मैं आगे बढ़ता हूँ, और आज की जो अंतिम क्लास रहेगी वो कछवाहा राजवंश की रहेगी। कौन सी रहेगी? कछवाहा राजवंश की रहेगी। आपको पता है कि अपने लास्ट क्लास के अंदर जो पढ़ा था, लास्ट क्लास के अंदर पढ़ा था, तो अपने पढ़ा था कि मिर्जा राजा मान सिंह तक। कहाँ तक पढ़ा था? मान सिंह प्रथम बोलते हैं जिन्हें, मिर्जा राजा मान सिंह, वहां तक पढ़ा था। आज जो करेंगे उसके बाद कहते हैं मिर्जा राजा मान सिंह के बाद भाव सिंह वगैरह की बात करते हैं, तो उनकी कोई ऐतिहासिक जानकारी बड़ी नहीं मिलती। तो अपने जो बात करेंगे डायरेक्ट, वो करेंगे किसकी किसकी करेंगे, मिर्जा राजा जय सिंह की बात करेंगे। देखिए, इनकी जानकारी अपने लें तो सबसे पहले मिर्जा राजा जय सिंह की बात करें, तो मिर्जा राजा जय सिंह जो थे, इन्हें जय सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इन्हें जय सिंह प्रथम के नाम से भी क्या जाना, इनको जाना जाता है। याद रखना, मिर्जा राजा जय सिंह को जय सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई? जय सिंह प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। तो मिर्जा राजा जय सिंह के जो पिता थे उनका नाम महासिंह था, माता का नाम दयमंती बाई था। क्या नाम था? दयमंती था। ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह ने तीन मुगल शासकों का कार्यकाल देखा था। ये इंपॉर्टेंट है। मिर्जा राजा जय सिंह ने कितने मुगल शासकों का, तीन मुगल बादशाहों का या शासकों का क्या देखा था उन्होंने, काल देखा था। जिनके अंदर सबसे पहले बात कर ले जहांगीर, जहांगीर के पुत्र शाहजहां, शाहजहां के पुत्र औरंगजेब, इन तीनों का काल देखा। तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। तो सबसे पहले बात करें कि इन्होंने किसका काल देखा था? जहांगीर का काल देखा था। इन्होंने शाहजहां का काल देखा था। इन्होंने औरंगजेब का काल देखा था। याद रखना, जहांगीर से आपको शुरू करना है। अकबर के काल में नहीं थे। किसके काल में नहीं थे? अकबर के काल में तो मिर्जा राजा जय सिंह, और कुछ एक इन्होंने काल देखा, किसका? जहांगीर का काल देखा। ठीक है। तो इन तीनों को देखना है कि तीन मुगल बादशाहों का क्या इन्होंने काल देखा था। और दूसरी बात, सबसे लंबे समय तक राजगद्दी पर बैठने वाले, सबसे लंबे समय तक शासक रहे, सबसे लंबे समय तक शासक रहे थे कौन? मिर्जा राजा जय सिंह रहे थे। मिर्जा राजा जय सिंह जो है वो लगभग कहते हैं कि 46 साल तक उन्होंने शासन किया।
कितने साल तक किया था? 46 वर्ष तक उन्होंने क्या किया था? शासन किया था। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इनकी क्या ले लेते हैं अपने जानकारी ले ले। देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह का जो शासन काल है वो 46 साल का रहा था, ये मैं आपके सामने चर्चा कर चुका हूँ। तो ये भी प्रश्न आया है कि सबसे लंबे शासन काल वाला जयपुर का राजा कौन सा था? मिर्जा राजा जय सिंह था। कौन था? मिर्जा राजा जय सिंह, जिसने 3 मुगल शासकों का क्या देखा था? काल देखा था। शाहजहां, अब बात कर लें कि इसके काल में शाहजहां ने जब कंधार अभियान पर जा रहा था, कौन? जय सिंह। जय सिंह को क्या है, शाहजहां ने कंधार अभियान पर भेजा। कब भेजा था? कंधार अभियान पर भेजा था। और जब ये कंधार अभियान पर जा रहा था तो शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट है कि मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी थी? तो इम्पोर्टेंट है, क्या करना है इसको? इम्पोर्टेंट की श्रेणी में रखना है, फेवरेट लिस्ट में डाल दो इस प्रश्न को, है ना? आगे बात समझ में। देखो, मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? शाहजहां ने। मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि शाहजहां ने दी थी। लेकिन मिर्जा राजा मान सिंह को मिर्जा की उपाधि किसने दी थी? तो याद रखना, अकबर ने दी थी। और अकबर ने मिर्जा राजा मान सिंह को फर्जंद कहा था, दत्तक पुत्र कहा था। मिर्जा राजा जय सिंह को, जय सिंह अपने मिर्जा राजा मान सिंह को दत्तक पुत्र कहा था, ये भी ध्यान रखना। आमेर की गद्दी पर बैठते ही सम्राट जहांगीर ने जय सिंह को सर्वप्रथम 1623 में अहमदनगर के मलिक अंबर के विरुद्ध अभियान पर भेजा था। जब ये आमेर की गद्दी पर बैठा तो सम्राट था उस समय जहांगीर। उसने क्या किया कि जय सिंह को सबसे पहले 1623 के अंदर, सबसे पहले 1623 में अहमदनगर के अंदर एक शासक था जिसका नाम था मलिक अंबर, उसके खिलाफ अभियान पर भेजा था। ठीक है जी। शाहजहां ने जय सिंह को 4,000 का मनसब दिया और जाटों के का विद्रोह अपने क्या है दबाने के लिए भेजा था। ठीक है जी, कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर 1623 की बात कर लेते हैं। सुजा, सुजा के साथ कंधार अभियान किया इसने। इसी अवसर पर सवाई राजा अपने मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा राजा की जो उपाधि दी थी वो किसने दी थी? शाहजहां ने। ये अपने चर्चा कर चुके हैं, कंधार अभियान के दौरान दी थी। कंधार अभियान के दौरान क्या है, इसे ये उपाधि मिली। आगे बात समझ में। अब बढ़ूं आगे मैं, चलो जी। मिर्जा राजा जय सिंह ने 1647 ईस्वी में मध्य एशिया का भी अभियान किया था। 1649 में कंधार को इसने घेरा और 10 वर्ष तक कांगड़ा, कंधार और पेशावर की लड़ाइयों में ये क्या रहा था? एक्टिव रहा था। ठीक है जी, ओके। मिर्जा राजा जय सिंह को काबुल की सूबेदारी भी दी गई थी। काबुल की सूबेदारी और किसी दी गई थी भाई? काबुल की मिर्जा राजा मान सिंह को, और मिर्जा राजा जय सिंह को भी क्या? काबुल की सूबेदारी। 1657 में शाहजहां जब रोगग्रस्त हो गया तो उसके पुत्रों के मध्य क्या हो गया था? उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हो गया था कि गद्दी पर कौन बैठेगा। तो सभी जो उसके पुत्र थे आपस में झगड़ने लगे थे और जय सिंह ने उस समय क्या किया? शाही सेना का सहयोग किया। शाही सेना का मतलब जिस पुत्र को जिस पुत्र को शाहजहां क्या है पुत्र बनाना चाहता, अपने शासक बनाना चाहता था, शाहजहां की सेना जिस पुत्र के पक्ष में खड़ी थी, जिस सेना का नेतृत्व शाहजहां के पक्ष से जो पुत्र कर रहा था, उस सेना को शाही सेना कहा जाता है। और शाही सेना का जो नेतृत्व, अपने शाही सेना का जो साथ दिया था वो मिर्जा राजा जय सिंह ने दिया था। तो याद रखना, सुजा क्या है उसमें, सुजा उसमें क्या है? शाह शुजा। इसका पूरा नाम क्या है? शाह सुजा। शाह सुजा शाही सेना का क्या कर रहा था? नेतृत्व कर रहा था। और कहते हैं कि शाह सुजा की सेना को बहादुरगढ़ पड़ता है बनारस में के पास घेर लिया गया और इस अवसर पर 2 करोड़ रुपए हाथ लगे और उसका मनसब 7-6 हजार कर दिया गया। ठीक है जी। अब देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह ने मुगल उत्तराधिकार जो युद्ध था, धर्मत का युद्ध, धर्मत के युद्ध में दारा शिकोह का साथ दिया था। तो याद रखना, दारा शिकोह का साथ दिया था, इंपॉर्टेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट है, दारा शिकोह का साथ दिया। इस कारण औरंगजेब ने क्या किया? इस कारण औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह से क्या कर ली? नाराजगी कर ली थी। और 25 जून 1658 ईस्वी को, कब?
25 जून 1658 ईस्वी को जब औरंगजेब विजयी होता है, क्या है, औरंगजेब विजयी होता है, तो अपनी स्वामी भक्ति भक्ति औरंगजेब को समर्पित कर दी। यानी कि औरंगजेब विजयी होता है तो स्वामी भक्ति दिखाई किसने? अब नाराज बैठा था कौन? औरंगजेब। उसको राजी करने के लिए जो भी इसने एफर्ट लगाए, स्वामी भक्ति वाला एफर्ट लगाया, तो उसमें वो कामयाब भी हुआ। और क्या है, औरंगजेब को समर्पित कर दी। औरंगजेब क्या हो गया, इससे थोड़ा खुश भी हो गया। ठीक है जी। औरंगजेब जय सिंह की प्रथम मुलाकात जो है वो कहाँ हुई थी? मथुरा के अंदर हुई थी। और 11 जून 1665 को, ये इंपॉर्टेंट डेट है। 11 जून 1665 ईस्वी की बात कर लेते। 11 जून 1665 ईस्वी को शिवाजी, इंपॉर्टेंट है, और मिर्जा राजा जय सिंह के बीच पुरंदर की संधि हुई। इंपॉर्टेंट है भाई, एक चीज तो याद रखनी है, जो ये पुरंदर की संधि है ना, जो ये पुरंदर की संधि है, ये हुई थी कब? 11 जून। इंपॉर्टेंट है डेट, इसलिए मैं वापस लिख के दिखा रहा हूँ। 11 जून, 11 जून 1665। आगे बात समझ में। पुरंदर की संधि हुई थी 11 जून 1665 ईस्वी। कब हुई थी? 11 जून 1665 ईस्वी को। ये भी प्रश्न आ सकता है। अब दूसरा प्रश्न ये लिखेंगे कि ये जो संधि है वो किन किन के मध्य हुई थी? तो याद रखना, पुरंदर की मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य हुई थी। शिवाजी मराठा था, और मराठाओं का दमन करने के लिए किसको भेजा गया था औरंगजेब की तरफ से? सवाई राजा जय सिंह को भेजा गया था। और सवाई राजा जय सिंह ने क्या किया कि इसने संधि की, और इस संधि के अंदर कुछ किले हैं वो किसके अधिकार में कर दिए गए? मुगलों के अधिकार में, के अधिकार में, मुगलों के अधिकार में। और ये जो संधि है ना, ये जो संधि है, इसमें जो आंखों देखा वर्णन जो बता रहा है वो मनुची नाम का एक व्यक्ति बता रहा है। उसकी भी किताबों के अंदर ध्यान करने, बरनी भी बताता है। और कहते हैं कि इस संधि के बाद शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी, शिवाजी ने अपने पुत्र संभाजी को 5,000 के मनसब के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होना किया गया। यानी कि इस संधि में कहा गया कि शिवाजी अपने पुत्र संभाजी को 5,000 का मनसब देकर कहाँ भेजेगा? मुगल दरबार के अंदर भेजे। ठीक है जी, ये बात हुई थी। 1666 ईस्वी में जय सिंह के कहने पर शिवाजी दीवान एक खास में मुगल दरबार आगरा में उपस्थित हुए। इंपॉर्टेंट है। अब क्या है कि शिवाजी क्या है, मिर्जा राजा जय सिंह पे थोड़ा विश्वास भी करने लगा। और मिर्जा राजा जय सिंह ने कहा कि ऐसे करो, दरबार लग रहा है मुगल दरबार के अंदर, शाहजहां नेतृत्व कर रहे हैं जो अपने सम्राट हैं। और आप क्या है, आगरा के अंदर आपको आमंत्रण दिया जाता है, आप मुगल दरबार में आओ, कुछ अपनी बातें रखो, और कुछ वहां पर क्या चर्चाएं की जाएगी। ऐसा कुछ दरबार लगाया गया। और ये जो मुगल दरबार लगवाया गया था, अपने लगाया गया था, वो किसके द्वारा लगाया गया था? औरंगजेब द्वारा लगाया गया था। और सवाई राजा जय सिंह ने आमंत्रण किसको दिया था? और वो दिया था शिवाजी को। आगरा के अंदर पड़ता है दीवान खास। ठीक है, तो वहां दिए गए। और राजा जय सिंह प्रथम को, जय सिंह प्रथम को शिवाजी के खिलाफ एक मजबूत सेना का नेतृत्व करने के लिए नियुक्त किया गया। और उस सेना की जो संख्या थी वो थी 44,000। इंपॉर्टेंट है, सेना की संख्या कितनी थी? 44,000 थी। आमेर के मिर्जा राजा जय सिंह व शिवाजी के मध्य शांति वार्ता रघुनाथ पंडित अत्रे की मध्यस्थता से हुई। और औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर लिया। और कैद करने के बाद में मिर्जा राजा जय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था राम सिंह।
है। तो मिर्जा राजा जय सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था राम सिंह। राम सिंह की हवेली पड़ती है आगरा में। यहाँ क्या है, शिवाजी को कैद करके रखा गया था। तो शिवाजी वाली कहानी समझ में आ गई। 11 जून 1665 को क्या हुआ था, 11 जून 1665 को पुरंदर की संधि होती है। और उसके माध्यम से क्या है, शिवाजी का पुत्र था संभाजी, उसको 5,000 के मनसब के साथ में कहाँ भेजा गया, मुगल दरबार के अंदर। बाद में 1666 के अंदर क्या है, औरंगजेब का शाही दरबार लगता है अपने दीवाने खास आगरा के अंदर, वहां आमंत्रित किया जाता है किसे, शिवाजी को। और शिवाजी जो थे इनको क्या है, कैद कर लिया गया यहाँ पर। और कैद कर लिया गया, तो जब कैद करने के बाद में जहां रखा गया वो थी राम सिंह की हवेली। और राम सिंह की हवेली कहाँ पड़ती है, राम सिंह की हवेली कहाँ पड़ती है भाई, वो पड़ती है आगरा के अंदर। कहाँ पड़ती है, आगरा के अंदर। इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है जी, आगरा के अंदर। औरंगजेब ने मारवाड़ के राजा थे जिनका नाम था अजीत सिंह, अजीत सिंह को भी कैद कैद कर लिया था औरंगजेब ने। मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को भी क्या कर लिया था, कैद कर लिया था। और उनको रूप सिंह की हवेली पड़ती है अपने दिल्ली के अंदर। कहाँ पड़ती है, दिल्ली के अंदर, वहां रखा गया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और कई बार वो राम सिंह वाला तो रखा ही गया, राम सिंह के बारे में पूछा ही गया कि राम सिंह की हवेली में किसे रखा गया था, अपने शिवाजी को। लेकिन अब की बार पूछेगा कि अजीत सिंह को औरंगजेब ने कहाँ कैद कर रखा था, तो रूप सिंह की हवेली दिल्ली के अंदर। कहाँ कैद कर रखा था, रूप सिंह की हवेली दिल्ली के अंदर उन्होंने क्या है, कैद कर लिया। देखिए, बिहारी सतसई जो है मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे जिनका नाम था बिहारी लाल चौबे। इंपॉर्टेंट है, बिहारी लाल चौबे द्वारा क्या है, बिहारी सतसई लिखी गई। सीधी सी बात है, एक ग्रंथ है जिसका नाम है बिहारी सतसई। और ये जो बिहारी सतसई है के द्वारा लिखी गई है, द्वारा बिहारी सतसई द्वारा लिखी कवि बिहारी लाल चौबे, इसके द्वारा लिखी गई कवि बिहारी लाल। आगे बात समझ, बिहारी लाल चौबे द्वारा कौन सा ग्रंथ लिखा गया था, या कौन सी बुक लिखी, बिहारी सतसई लिखी गई। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी कवि जिनका नाम था कुलपति मिश्र। तो कुलपति मिश्र जो थे उन्होंने लगभग 52 किताबें लिखी थी। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबार में कौन कौन आ गए, एक तो आ गया कवि बिहारी लाल चौबे जिसने बिहारी सतसई लिखी थी। क्या लिखी थी, बिहारी सतसई लिखी थी। और 52 किताबें लिखने वाला कौन है साहब, 52 किताबें जो लिखी थी वो कुलपति मिश्र ने लिखी थी। इंपॉर्टेंट है, 52 किताबें मिर्जा राजा जयसिंह का वह दरबारी जिसने 52 किताबें लिखी। तो याद रखना, वो था कौन है, वो था आपका कुलपति मिश्र। कहते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह का दूसरा प्रमुख जो दरबारी कवि था उसका नाम था राम कवि। और राम कवि ने जय सिंह चरित्र लिखा था। देखिए राम का चरित्र कैसा अच्छा, तो राम नाम का व्यक्ति कैसे लिखेगा, किसी का चरित्र लिखेगा। क्या लिखेगा, चरित्र लिखेगा। तो याद रखना, दो चीजें पढ़ी है, जय सिंह चरित्र, और उसके बाद में हरी सत जय सिंह चरित्र, और क्या लिखी, बिहारी सत। जय सिंह चरित्र जो लिखते हैं वो लिखते हैं राम कवि। जय सिंह चरित्र कौन लिखते हैं, राम कवि। जय सिंह चरित्र राम कवि, बिहारी सत बिहारी लाल चौबे। ठीक है, तो बिहारी लाल चौबे ने क्या लिखा था, बिहारी सत सही। लेकिन जय सिंह चरित्र किसने लिखा था, राम कवि ने लिखा था। लिखा था राम कवि ने। और जो 52 ग्रंथ किसने लिखे थे, कुलपति मिश्र ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने जयपुर के अंदर जयगढ़ दुर्ग बनवाया था। इंपॉर्टेंट है, और इसे कहते हैं कि ये जो है चिल्हे का टीला। सीधी सी बात है, जयगढ़ दुर्ग का निर्माण किसने करवाया,
सवाई राजा जय सिंह ने नहीं, मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। और मिर्जा राजा जय सिंह ने आमेर महल, मिर्जा राजा जय सिंह ने आमेर महल के अंदर दीवाने आम का निर्माण करवाया था। कोई ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, तो एक बार देख लीजिए कि मिर्जा राजा जय सिंह का मुख्य कार्य क्या में क्या रहेगा आपके। जयगढ़ का दुर्ग आएगा। मिर्जा राजा जय सिंह का जो निधन है वो दक्षिण भारत के बुरहानपुर के अंदर हुआ था। वो बुरहानपुर पड़ता है मध्य प्रदेश के अंदर, लगभग 1667 के अंदर। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जय सिंह की 38 खंभों की छतरी है। इंपॉर्टेंट याद रखना भाई, यहाँ से आपका प्रश्न बन सकता है स्थापत्य कला का बन सकता है, स्थापत्य कला का, अपने कल्चर का भी प्रश्न बन सकता है यहाँ से। क्या है यहाँ से? बुरहानपुर में मिर्जा राजा जय सिंह की 38 खंभों की छतरी। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जय सिंह की 38 खंभों की क्या है, छतरी बनी हुई है। इंपॉर्टेंट है। बुरहानपुर में मिर्जा राजा जय सिंह 38 खंभों की छतरी, 38 खंभों की छतरी बनी हुई है। आगे बात समझ में? अब बढ़ूं आगे, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब जो आगे शासक रहेगा वो राम सिंह प्रथम रहेगा। कौन रहेगा? राम सिंह प्रथम रहेगा। मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु के बाद में उसका पुत्र बना शासक राम सिंह प्रथम। जब शिवाजी को राम सिंह प्रथम की हवेली में रखा गया तो शिवाजी वहां से भागने में क्या हो गए, कामयाब है। और औरंगजेब राम सिंह से नाराज हो गया और उसको पूरे जीवन के दौरान उसको सामान्य व्यक्ति की तरह क्या है, सामान्य मनसब दिया गया, नॉर्मल प्रवृत्ति का रखा गया। उसे क्या है, अग्रणी सेना का कभी नेतृत्व तो नहीं मिला था। सीधी बात है। अब यहाँ से जो भागने का कार्य किया वो किसने किया? शिवाजी ने किया। कैसे किया? टोकरी के अंदर गए, कैसे गए, वो सारी बातें करेंगे, क्योंकि अपने पास टाइम बहुत कम बचा है। अपने को सिलेबस पूरा करना है, अपने को जॉब लगनी है। मेरे से कहानियां सुनाने को मैं बहुत सुना दूं, कहानियां सुनाने को मुझे शौक बहुत है, बातें करने का बहुत शौक है मुझे। मेरे फ्रेंड सर्कल वाले भी कहते हैं कि बातें बहुत करता है यार तू। लेकिन बात ये है कि अभी आपके पास टाइम कम है, अभी आपके पास टाइम कम है। सिलेबस आपका पूरा करवाना है। और साथ में क्या है, सिलेबस करवाने के बाद में एमसीक्यू भी करवाने हैं, वो भी तो टाइम लेंगे। तो ये सारी चीज़ें कब हो पाएंगी? जब अपने क्या है, थोड़ा सा मैनेज करके चलेंगे चीज़ों को। मनसब से ही संतोष करना पड़ा था, सामान्य मनसब से किसी बड़े अभियान पर की बागडोर नहीं दी गई। और राम सिंह के काल में कुलपति मिश्र कौन था, ने 52 ग्रंथ लिखे थे। 52 ग्रंथ लिखे। कितने लिखे थे? 52 ग्रंथ लिखे थे। उनकी बात कर लें तो याद रखना, कुलपति मिश्र ने क्या किया, रस रहस्य की रचना की थी। रस रहस्य, कुलपति मिश्र ने दलपति राम कुलपति मिश्र ने रस रहस्य लिखा। कुलपति मिश्र ने रस रहस्य लिखा। और दलपति राम ने चकता पातशाही या चाप पातशाही लिखी। शंकर भट्ट ने वैद्य विनोद की रचना की, वैद्य विनोद संहिता। और गणेश देवल ने मुहूर्त तत्व की क्या की थी, रचना की थी। इसमें याद रखने योग्य यही है, कुलपति मिश्र द्वारा रस रहस्य लिखा गया था। कुलपति मिश्र द्वारा रस रहस्य। और दलपत राम की बात कर लें तो उन्होंने चकता पातशाही की रचना की थी। थोड़ा सा देख लेते हैं। एक नंबर, रस रहस्य किसने लिखा? चकता पातशाही किस? और 3 नंबर, जय सिंह कारिका किसने लिखा? 4 नंबर, बिहारी सतसई किसने लिखी? क्या है? सतसई की। तो ये 4 ग्रंथ याद रखना, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबारियों कवियों द्वारा लिखी गई।
अब देखिए, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि रस रहस्य किसने। पहले बात करेंगे रस रहस्य की, उसके बाद बात करेंगे चकता पातशाही की, उसके बाद बात करेंगे जयसिंह कारिका, और उसके बाद में बात करेंगे बिहारी सत्ती की बात कर लेंगे। रस रहस्य की बात कर रहे हैं तो अपने पढ़ चुके हैं कि रस रहस्य की बात करें तो कुलपति मिश्र है, कुलपति मिश्र के द्वारा, कुलपति मिश्र। चकता पातशाही की बात कर लेते हैं, चकता पातशाही की बात कर लेते हैं तो याद रखना जय सिंह चरित्र है ये कार्य का मतलब। चकता पातशाही की बात कर लेते हैं तो चकता पातशाही किसने लिखी थी? चकता पातशाही जो लिखी थी दलपति राम ने लिखी थी। तो इंपॉर्टेंट है ये भी, दलपति, दलपति राम के द्वारा क्या है इसकी रचना की गई। जयसिंह कारिका की जगह आप लिखिए, जयसिंह कारिका की जगह आपको लिखना पड़ेगा जयसिंह चरित्र। क्या लिखना पड़ेगा? जयसिंह चरित्र लिखना पड़ेगा। देखिए, जयसिंह चरित्र लिखना पड़ेगा। ये जो जयसिंह चरित्र है, देखिए चरित्र कौन लिखेगा? चरित्र कौन लिखेगा? राम के जैसा चरित्र लिखेगा तो राम के नाम वाले लिखेगा। तो जयसिंह चरित्र लिखा राम कवि ने लिखा था, राम कवि ने लिखा था। उसके बाद में बात करें तो बिहारी सतसई किसने लिखी थी? तो याद रखना बिहारी लाल चौबे ने लिखी थी, ने लिखी थी, बिहारी लाल चौबे ने लिखी थी। तो ये चार ग्रंथ तो मिर्जा राजा जयसिंह के काल के आपको याद रखने पड़ेंगे। और बात करें कुलपति मिश्र की, तो कुलपति मिश्र ने लगभग, कुलपति मिश्र ने लगभग कुलपति मिश्र ने लगभग 52 ग्रंथ लिखे थे। कितने लिखे थे? 52 ग्रंथ लिखे। इंपॉर्टेंट है ये, 52 ग्रंथ लिखे थे। कुलपति मिश्र राम कवि के, अपने राम सिंह के भी दरबार में था, कुलपति मिश्र मिर्जा राजा जय सिंह के भी दरबार में था। ठीक है, चकता पातशाही दलपति राम ने लिखी थी, और जय सिंह चरित्र राम कवि ने लिखा था, बिहारी सतसई बिहारी लाल चौबे द्वारा लिखा गया था। ठीक है जी, इतने याद रहेंगे। अब बढ़ते हैं आगे। अब आगे जो रहेगा अपना, आगे जो बिंदु रहेगा अपना, वो रहेगा अपना कौन सा शासक रहेगा? स्वाई राजा जयसिंह। अपने स्वाई राजा जयसिंह तक पहुंच चुके हैं। स्वाई राजा जयसिंह वही स्वाई राजा जयसिंह जिसने अपने जयपुर शहर की स्थापना की थी। ठीक है, तो जयपुर शहर जिसने बसाया था, जयपुर को कछवाहा राजवंश की राजधानी बनाया था, जो 1949 तक क्या जयपुर की राजधानी रही। फिर उसके बाद में उसे राजस्थान की आने वाले समय में राजधानी कर देगी। पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश के ऊपर किया गया ऐसा काम, वो अपने पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करें, सबसे पहले बात करें तो ये जो मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में जो प्रमुख शासकों में आएगा वो आएगा कौन सा? स्वाई राजा जयसिंह। स्वाई राजा जयसिंह का थोड़ा सा आपको कार्यकाल याद रखना है। इनका जो कार्यकाल है वो कौन सा रहेगा अपना, कितने से लेकर कितने सन तक रहेगा? तो याद रखना 1699 से लेकर 1743 तक, लगभग 44 साल। कितने साल? लगभग 44 साल। तो याद रखना 1699 से लेकर 1743 तक कौन रहे थे? स्वाई राजा जयसिंह। स्वाई राजा जयसिंह के पिता का जो नाम था वो विष्णु सिंह या बिशन सिंह के नाम से जाने जाते हैं। और स्वाई राजा, स्वाई राजा जयसिंह, स्वाई राजा जयसिंह की बात करें तो स्वाई राजा जयसिंह का जो जन्म है ना, वो 1688 में हुआ। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि स्वाई राजा जयसिंह की माता का नाम था इंद्र कुंवरी। अब आपको देबारी समझौता याद आया क्या? देबारी समझौता, इनकी पत्नी थी, स्वाई राजा जयसिंह की एक पत्नी थी। अपने स्वाई राजा जयसिंह की बात करें तो याद रखना स्वाई राजा जयसिंह की पत्नी लिखना, माता नहीं रे। माता कैसे लिख दी? तभी कहूँ। क्या लिखोगे यहाँ पर? पत्नी लिखोगे। पत्नी का नाम था इंद्र कुंवरी। पत्नी का नाम क्या था?
इंद्र कुंवरी। 1707 के अंदर देबारी समझौता हुआ था, उसके तहत इसका विवाह किया गया था। कौन थी, ये चर्चा अपने पहले कर चुके हैं, लेकिन अब और करेंगे। सवाई राजा जय सिंह का जो वास्तविक नाम था ना, वो था सवाई राजा जय सिंह का वास्तविक नाम था विजय सिंह। सवाई राजा जय सिंह का वास्तविक नाम क्या था, विजय सिंह था। लेकिन इसके भाई का नाम था जय सिंह, ठीक है। लेकिन जब मुगल सम्राट ने इनको देखा तो सबसे पराक्रमी जो राजा था वो कौन था, विजय सिंह था। क्या नाम था, विजय सिंह था। उसने कहा कि आज से विजय सिंह का नाम है जय सिंह और जय सिंह का नाम है विजय सिंह। इसी कारण इसका नाम चेंज किया गया। अब बढ़ते हैं आगे कि हिंदू मनसबदारों की संख्या में सर्वाधिक वृद्धि जो है वो औरंगजेब ने इसी के कहने पर की थी। तो याद रखना, इसी के प्रभाव में आकर, सवाई राजा जय सिंह के प्रभाव में आकर की थी। सवाई राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि जो दी थी वो दी थी किसने, दी थी भाई, ने दी थी शाहजहां ने नहीं, औरंगजेब ने दी थी, औरंगजेब ने दी थी। इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखना। एक तो है आपके सामने कि शाहजहां, एक है आपके सामने औरंगजेब। देखो, औरंगजेब ने, औरंगजेब ने, तो याद रखना, औरंगजेब ने, औरंगजेब की बात कर ले, शाहजहां की बात कर ले। शाहजहां ने मिर्जा राजा जय सिंह को मिर्जा की उपाधि दी थी कंधार अभियान के दौरान, लेकिन औरंगजेब ने सवाई राजा जय सिंह को सवाई की उपाधि दी थी। दोनों इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और सवाई राजा जय सिंह द्वितीय को आधुनिक चाणक्य कहा जाता है। याद रखना, मॉडर्न चाणक्य कहा जाता है किसको, सवाई राजा जय सिंह को आधुनिक युग का चाणक्य कहा जाता है। और सवाई राजा जय सिंह की एक बहन थी, उस बहन का नाम था अमर कुंवरी। उसका विवाह बूंदी के एक नरेश थे जिसका नाम था बुद्ध सिंह। तो ये बुद्ध सिंह के बारे में हमने पढ़ा था कि मराठों को बुलाने वाली जो थी वो थी अमर कुंवरी, जिसने मल्हारराव होलकर को क्या है, भाई बना रखा था। मल्हारराव होलकर को राज्याभिषेक के समय सवाई राजा जय सिंह की जो आयु थी वो ज़्यादा नहीं थी, वो थी लगभग 12 साल। कितनी थी, लगभग 12 साल थी। उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष हुआ और एक युद्ध होता है जिसका नाम है जजाऊ का युद्ध, 1707 के अंदर हुआ। और जजाऊ के युद्ध में मुअज्जम क्या है, विजयी हो गया था, ठीक है नी। और उसके बाद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम के नाम से क्या है, दिल्ली का क्या बना था, शासक बना, यानी कि मुगल बादशाह जो बना था औरंगजेब के बाद में, वो बना था कौन, मुअज्जम। मुअज्जम को ही क्या बोला जाता है, बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने स्वराजा जय सिंह को आमेर की गद्दी से हटा दिया था। अब क्या है कि आमेर की गद्दी से सवाई राजा जय सिंह को बहादुर शाह ने हटाया था। किसने हटाया था, बहादुर शाह ने हटाया था। और बहादुर शाह ने क्या कर दिया, उसे आमेर की गद्दी से हटा दिया और सवाई राजा जय सिंह के स्थान पर विजय सिंह को वहां का शासक बना दिया था। तो ऐसा कार्य करने वाला कौन था, बहादुर शाह था। तो याद रखना, मुअज्जम की बात कर ले तो मुअज्जम ने आमेर का नाम जो है वो मोमिनाबाद रखा था। मुअज्जम को बहादुर शाह प्रथम के नाम से जाना जाता है और इसने जो आमेर है इसका नाम मोमिनाबाद किया था। इंपॉर्टेंट है, यहाँ तक प्रश्न ये बनता है भाई। तो मोमिनाबाद किसका नाम है, आमेर का। आमेर को मोमिनाबाद नाम देने वाला व्यक्ति कौन है, बहादुर शाह प्रथम, जिसे मुअज्जम के नाम से जाना जाता है। आगे बात समझ में, देखिए आगे बढ़ते हैं। स्वराजा जय सिंह एक ऐसा राजपूत शासक था जिसने सर्वाधिक 7 मुगल शासकों का क्या देखा था, काल देखा था। इंपॉर्टेंट, 3 मुगल शासकों का मिर्जा राजा जय सिंह ने, 7 का इन्होंने, जिनमें से औरंगजेब है, मुअज्जम है, जादर शाह है, फरूख सियर है ना, और आपका रफ़ी उद रजात है, रफ़ी उद दौला है, रोशन अख्तर है, जिसे मोहम्मद शाह रंगीला के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। तो इनका कार्यकाल देखा। एक बाद में आया साहब 1708 में मेवाड़ के अमर सिंह द्वितीय व मारवाड़ के अजीत सिंह व जयपुर के स्वराजा जय सिंह के मध्य 1708 में एक समझौता हुआ और उस समझौते का नाम है साहब देबारी का समझौता। तो देबारी का समझौता 1708 में किन किन के मध्य हुआ था, तो याद रखना, जयपुर से था स्वराजा जय सिंह और मारवाड़ से था अजीत सिंह और मेवाड़ से था, वो व्यक्ति कौन था मेवाड़ से, उस व्यक्ति का नाम क्या था, अमर सिंह द्वितीय। क्या नाम था, अमर सिंह
द्वितीय था। कौन था? अमर सिंह द्वितीय था। देवारी समझौते का उद्देश्य सवाई राजा जय सिंह को आमेर का शासक तथा अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाना था। ठीक है। और अमर सिंह द्वितीय की एक पुत्री थी जिसका नाम था चांद कंवर। क्या नाम था? चांद कंवर। और सवाई राजा जय सिंह से इस शर्त पर कर दिया गया विवाह कि उसका जो भविष्य में पुत्र होगा चांद कंवर का, वो क्या बनेगा? शासक बनेगा। क्या बनेगा? शासक बनेगा। देख लीजिए। ठीक है, शासक बनेगा। ठीक। अजीत सिंह की पुत्री जो सूरज कुंवर थी, क्या नाम था? सूरज कुंवर थी। क्या नाम था? सूरज कुंवर थी। उसका विवाह सवाई राजा जय सिंह से हुआ। सीधी सी बात है। मारवाड़ का तो राजा था अजीत सिंह, और मेवाड़ का राजा कौन था? मेवाड़ का राजा था, उसका नाम था अपने अपने क्या नाम था? मेवाड़ का राजा जो था, एक सेकंड, उनकी पुत्री का नाम था चांद कंवर। ठीक है। मेवाड़ के राजा अमर सिंह जो द्वितीय थे। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि एक तो था अमर सिंह द्वितीय, एक था अजीत सिंह। देखिए, अजीत सिंह जो था ये था मारवाड़ का। अजीत सिंह कहाँ का था? अजीत सिंह साहब का कहाँ का? और अमर सिंह जो था, अमर सिंह जो था, अमर सिंह द्वितीय, वो था मेवाड़ का। ठीक है। मेवाड़ का। ठीक है। और इनकी जो पुत्री थी उनके नाम देखिए। अमर सिंह की पुत्री थी जिसका नाम था सूरज कंवर। सूरज कुंवरी। क्या नाम था? सूरज कुंवरी। अजीत सिंह की पुत्री थी, उसका नाम था इंद्र कुंवरी। ठीक है। अब क्या है, समझौता हुआ और समझौते में कहा गया कि सूरज कुंवरी का जो विवाह है किसके साथ किया जाएगा? सवाई राजा जय सिंह के साथ में। लेकिन सवाई राजा जय सिंह क्या बड़ा तेज निकला, इन दोनों से विवाह कर गया भाई। सवाई राजा। पत्नियां। आगे बात समझ में? दोनों क्या थी? सवाई राजा जय सिंह की दोनों पत्नियां थी। आगे बात समझ में? अब क्या हुआ, इनसे वादा किया हुआ था कि ऐसे ऐसे करके आपके जो पुत्र होगा वो क्या बनेगा? अमर सिंह की जो पुत्री थी सूरज कुंवरी का पुत्र क्या बनेगा? आगे शासक बनेगा। लेकिन आगे चलकर क्या होगा, जो ईश्वरी सिंह है ना, वो इंद्र कुंवरी का पुत्र है, वो क्या बन जाएगा? शासक बन जाएगा। और आगे चलकर क्या बनेगा? बहुत बड़ा विवाद हो जाएगा इसके अंदर, जयपुर के कछवाओं के अंदर। ठीक है जी। और जय सिंह ने चूड़ामन के एक भतीजा था, चूड़ामन जाट भरतपुर वाला। जय सिंह ने क्या किया कि चूड़ामन का एक भतीजा था जिसका नाम था बदन सिंह। बदन सिंह को क्या अपनी ओर मिलाया और भरतपुर से चूड़ामन को खदेड़ दिया था। तो भरतपुर का शासक था इसके समकालीन औरंगजेब के, वो था चूड़ामन जाट। और उसका दमन करने के लिए क्या है, जय सिंह को भेजा गया। और जय सिंह ने क्या है कि उसके भतीजे को अपनी ओर बुलाया, यानी कि बदन सिंह को। और चूड़ामन जाट को वहां से खदेड़ दिया। और सवाई राजा जय सिंह ने बदन सिंह जाट को एक उपाधि दी थी, और वो थी ब्रजराज की उपाधि। तो बदन सिंह जाट को ब्रजराज की उपाधि किसने दी थी? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आया हुआ है। तो याद रखना, ब्रजराज की उपाधि बदन सिंह को दी थी। डीग जगह जो है, डीग जो है वो भरतपुर का एक स्थान था जो वर्तमान में क्या है, जिला बन चुका है, डीग। और डीग की जो जागीर दी थी वो बदन सिंह को किसने दी थी? किसने दी थी? सवाई राजा जय सिंह ने। और भरतपुर का राजा घोषित कर दिया गया था। आगे बात समझ में? देखिए, मोहम्मद शाह रंगीला ने जाट विद्रोह का दमन करने की प्रसन्नता में, जाट विद्रोह का दमन करने की प्रसन्नता में सवाई राजा जय सिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि दी थी। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आया हुआ है कि राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि किसकी है? तो याद रखना, याद रखना,
जो सवाई राजा जय सिंह की उपाधि है, ये जो उपाधि है मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला ने दी थी। इंपॉर्टेंट है। सवाई राजा जय सिंह ने 5 सौर वेधशालाएं भी बनाई थी, जिन्हें जंतर मंत्र के नाम से जाना जाता है। तो याद रखना, 5 सौर वेधशालाओं के जो निर्माण करवाया गया वो कौन कौन सी है, उनकी बात कर लेते हैं। इन्होंने 5 सौर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। और ये 5 सौर वेधशालाओं के जो शहर हैं, सिटी है, वो हर प्रश्न पेपर के अंदर कहीं ना कहीं देखने को मिलती है। प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है, हो सकता है अब की बार आपके आ जाए। तो याद रखना, जो इन्होंने बनवाई थी, एक तो दिल्ली में बनवाई थी भारत की राजधानी में, एक राजस्थान की राजधानी जयपुर में बनवाई थी, ठीक है। एक कृष्ण जी का जो स्थान है मथुरा, वहां पे बनवाई थी। एक उज्जैन के अंदर बनाई थी। और एक कहाँ बनाई थी? वाराणसी में। तो एक तो एमपी के अंदर, और एमपी में जगह कौन सी है अभी? एमपी में है उज्जैन, ठीक है जी। और दो है यूपी के अंदर, यूपी वाली कौन कौन सी है? तो याद रखना, एक मथुरा है और एक वाराणसी है, जिसे बनारस भी कहते थे पहले। और एक राजस्थान की है जयपुर, और एक अपनी राष्ट्रीय राजधानी जिसका नाम है क्या? दिल्ली है। तो इनमें से अपने बात कर लें, जो दिल्ली वाली है ना और जयपुर वाली है, इनकी खासियत क्या है? सबसे पुरानी, सबसे पुरानी। और जयपुर वाली है सबसे बड़ी। एक मिनट, ये देखिए कि जयपुर स्थित जंतर मंतर सौर वेधशाला जो है, वो यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर सूची में अगस्त 2010 के अंदर क्या है, इसे शामिल किया था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो सौर वेधशाला जयपुर वाली है ना, जो जयपुर वाली है, इसे यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर सूची के अंदर शामिल किया था। और ऐसा कार्य यूनेस्को ने 2010 के अंदर किया था। कब किया था? 2010 के अंदर किया था। जयपुर जो नगर है, शहर है, उसका जो निर्माण किया था, करवाया था, वो सवाई राजा जयसिंह ने करवाया। 18 नवंबर 1727 ईस्वी में सवाई राजा जयसिंह द्वितीय द्वारा करवाया गया। और इसकी जो नींव डाली गई थी, वो एक पंडित जी ने डाली थी। और वो पंडित जी कौन थे? जगन्नाथ जी थे। तो ये ज्योतिष शास्त्र के आधार पर इनकी नींव रखी गई, बिल्कुल एकदम कहते हैं कि शास्त्र के आधार पर रखी गई थी जयपुर शहर की नींव। और इनका जो पूरा यानी कि ज्योतिष देखने वाले जयपुर के कौन थे? वो पंडित जी के हाथ से ही नींव रखवाई गई। और उन पंडित जी का नाम क्या था? जगन्नाथ जी थे, पंडित जगन्नाथ। जयपुर का जो वास्तुकार है, जिसे अपने कहते हैं ना कि वास्तुकार, वो था विद्याधर भट्टाचार्य। इंजीनियर बोल सकते हो, जिसने डिजाइन तैयार किया, जिसने डिजाइन तैयार किया। और उसने जो डिजाइन तैयार किया, तो जयपुर का वास्तुकार है विद्याधर भट्टाचार्य। जयपुर की जो नींव रखी गई थी, जिसके हाथों रखवाई गई थी नींव, वो थे पंडित जी। कौन थे पंडित जी? कौन थे? पंडित जगन्नाथ थे। कौन थे? पंडित जगन्नाथ थे। जयपुर नगर के निर्माण के बारे में एक ग्रंथ है, और उस ग्रंथ का नाम है बुद्ध विलास या बुद्धि विलास। ये ग्रंथ किसका है? ये मुझे बताओगे आप, ठीक है ना? तो कमेंट में बता देना भाई। बुद्ध विलास या बुद्धि विलास किसका ग्रंथ है? जयनगर जो है, या जयपुर जो है, 1729 के अंदर क्या है, बन के पूरा हो चुका था। ठीक है जी। बिशप हैबर नाम का एक व्यक्ति आया, और उसने कहा कि जयपुर के बारे में क्या कहा, कि जयपुर नगर का प्रकोटा क्रेमलिन नगर के समान है। जयपुर नगर का प्रकोटा जो है, क्रेमलिन एक नगर पड़ता है, उसका जो प्रकोटा है वो विश्व प्रसिद्ध है। उसके समान जो जयपुर नगर का प्रकोटा है, वो किसने बताया था? बिशप हैबर ने बताया था। किसने बताया था? बिशप हैबर ने। सवाई राजा जय सिंह जो है, उन्होंने क्या है, राजधानी, सवाई राजा जय सिंह, जयपुर को सवाई राजा जय सिंह ने बनवाया था। और जयपुर को राजधानी 30 मार्च 1949 को बनाया गया था। इंपॉर्टेंट है। तो राजस्थान की जो राजधानी है 30 मार्च 1949। और जयपुर को राज्य की राजधानी एकीकरण के चौथे चरण में बनाया गया था, यानी कि चौथा चरण 30 मार्च 1949। सीवी रमन की बात कर ली जाए, तो इन्होंने जयपुर को आइसलैंड ऑफ गैलोरी कहा था। और हिंदी में बोला जाए तो रंगशेरी वैभव के द्वीप, रंगशेरी वैभव के द्वीप, सीवी रमन ने। बिशप हैबर ने वो तो क्रेमलिन के नगर के प्रकोटे के समान कहा। और सीवी रमन कहता है आइसलैंड ऑफ गैलोरी, यानी कि रंगशेरी वैभव के द्वीप। तो अब बढ़ते हैं आगे। और सवाई राजा जय सिंह द्वितीय ने जयपुर को कछुआ वंश की राजधानी बनाया था, जो कि 30 मार्च 1949 तक रही थी कछुआ वंश की राजधानी। लेकिन जयपुर की राजधानी एकीकरण के चौथे चरण
30 मार्च 1949 को जयपुर को राजधानी बना दिया गया था राजस्थान की, जिसे किसकी सिफारिश पर बनाया गया था? तो याद रखना पी सत्यनारायण राव समिति की सिफारिश पर। और सिटी पैलेस का निर्माण किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह ने। हाँ, सिटी पैलेस जो है, जिसे शाही महल के नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? शाही महल के नाम से जाना जाता है। जो सिटी पैलेस है, शाही महल के नाम से जाना जाता है। उसका जो निर्माण करवाया था, वो भी किसने करवाया था? सवाई राजा जय सिंह ने करवाया था। कहते हैं कि 1727 में तो इसने जयपुर बसाया, लेकिन 1729 में से लेकर 1732 के मध्य इसने सिटी पैलेस का निर्माण करवाया, जिसे चंद्र महल पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। और सिटी पैलेस जो है वो 7 मंजिल है। तो सीधी सीधी सी बात याद रखनी है, सिटी पैलेस बोल दो, इसे शाही महल बोल दो, यानी कि शाही लोग रहते थे। इसे चंद्र महल बोल दो, एक ही बात है। इसका निर्माता कौन है भाई? इसका जो निर्माता होगा वो रहेगा कौन सा? सवाई राजा जय सिंह रहेगा। दूसरी बात ये है कि ये जो सै से सिटी, सै से 7 मंजिल, कितने मंजिला है? तो 7 मंजिला है। ये जो सिटी पैलेस है 7 मंजिला था। कितना मंजिला था? 7 मंजिला था। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, उन 7 मंजिलों की थोड़ी सी अपने चर्चा भी कर लेंगे। देखिए, अश्वमेध यज्ञ करने वाला अंतिम हिंदू जो सम्राट, अपने अंतिम हिंदू जो जयपुर का राजा था, वो कौन सा था? सवाई राजा जय सिंह था। तो याद रखना, सीधा सीधा प्रश्न आ सकता है, आया हुआ भी है, कि अंतिम हिंदू राजा जिसने अश्वमेध यज्ञ करवाया था, तो वो था सवाई राजा जय सिंह। अश्वमेध यज्ञ करवाया था सवाई राजा जय सिंह ने। अश्वमेध यज्ञ चंद्रमल पुंडरिक रत्नाकार की देख रेख में करवाया था। तो याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। जगन्नाथ जी ने तो क्या है, कहाँ पर नींव रखी थी? जयपुर की नींव रखी थी। लेकिन चंद्रमल पुंडरिक क्या थे इनके, जिन्होंने क्या किया था कि इस अश्वमेध यज्ञ को करवाया। सोय राजा जय सिंह ने जो निर्माण कार्य करवाए, जिनमें सिटी पैलेस हो गया, है ना, और मावठा झील होगी, नारगढ़ का दुर्ग हो गया, गोड़िया संप्रदाय का मंदिर हो गया। तो ये सारे के सारे मिर्जा राजा जय सिंह ने, आपको पता है क्या, किसका निर्माण करवाया था? जयगढ़ का दुर्ग बनवाया था। किसने बनवाया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने। लेकिन सवाई राजा जय सिंह ने नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है ना, और नारगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया है, मावठा झील बनवाई है, गोड़िया संप्रदायों का मंदिर बनवाया है इसने, और इसने सिटी पैलेस बनवाया है, इसने जंतर मंत्र का निर्माण करवाया है, यहाँ तक कि इसने जयपुर शहर को बसाया है। तो काफी निर्माण कार्यों में इसका नाम आता है। देखिए, एशिया की जो सबसे बड़ी तोप है, और उस तोप का नाम है जयबान तोप, वो कहाँ रखी गई है? वो रखी गई है आपके जयगढ़ दुर्ग के अंदर। कहाँ रखी गई है? जयगढ़ दुर्ग में। जयबान तोप का एक गोला जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जब जगह का नाम है चाकसू। क्या नाम है? चाकसू। चाकसू नामक जगह पर वो गोला आकर जैसे ही गिरा, उस जगह का नाम हो गया गोले राव तालाब। क्या नाम पड़ गया वहां पर? क्या है? गोले राव तालाब। क्योंकि वहां क्या है, गड्ढा बन गया, उसके अंदर पानी भरने लगा, वो आने वाले समय के अंदर क्या बन गया? तालाब बन गया। तो गोले राव तालाब जयपुर के अंदर है। और ये जो तोप है, कौन सी? जयबान तोप, इसका गोला यहाँ गिरा था। ठीक है जी। देखिए, 17 जुलाई 1734 को सवाई राजा जय सिंह ने राजस्थान में मराठों का प्रवेश रोकने के लिए एक सम्मेलन कराया, और वो क्या था? उस सम्मेलन का नाम था हुरडा सम्मेलन, जो कि करवाया गया 17 जुलाई 1734 ईस्वी में। और ये असफल था। इम्पोर्टेंट है, इससे कई बार प्रश्न आ जाते हैं, सफल था या असफल, तो ये असफल रहा था। हुडा सम्मेलन की जो अध्यक्षता है ना, वो मेवाड़ के महाराणा थे, और उनका नाम था जगत सिंह द्वितीय। इंपॉर्टेंट है। ये जो हुडा सम्मेलन को कराने की जो दिमाग की उपज थी, वो सवाई राजा जय सिंह की थी। किसकी थी? सवाई राजा जय सिंह की। लेकिन इस सम्मेलन के अंदर जिसने अध्यक्षता की थी, जो कि प्रेसिडेंट बने थे इसके अंदर, जिसने अध्यक्षता की थी,
वो कौन सा था? जगत सिंह द्वितीय मेवाड़ वाला। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे, और उसके बाद में बात करें तो 1741 में पेशवा बाजीराव और सवाई राजा जय सिंह के मध्य, अब देखिए मराठाओं से इसने क्या किया था? संधि की थी। तो मराठाओं से संधि करने वाला कौन था? तो याद रखना, मराठाओं से संधि करने वाला कौन था? सवाई राजा जय सिंह था। इंपॉर्टेंट राजा है, तो याद रखना, ये प्रश्न आया भी हुआ है। धौलपुर समझौता, धौलपुर समझौता। तो याद रखना, ये जो धौलपुर समझौता है ना, ये हुआ था 1734 ईस्वी के अंदर। ये जो हुआ था, ये हुआ था जयपुर व मराठा के मध्य हुआ था। जयपुर के राजा थे सवाई राजा जय सिंह, और मराठा कौन सा था? मराठा कौन सा था? बाजीराव, पेशवा बाजीराव। ये इम्पोर्टेंट है। मराठों से क्या इन्होंने संधि की थी? ये धौलपुर में समझौता हुआ कि आप हमारे ऊपर अटैक मत करो। तो ये सब बातें हुई, और इस समझौते के अनुसार पेशवा को मालवा की सूबेदारी दी गई, और इसके बदले में पेशवा को मराठा सरदार बादशाह की सेवा में रखने थे। ठीक है जी, याद रखना। आगे बढ़ते हैं। ठीक। स्वराजा जय सिंह ने ज्योतिष ग्रंथ जय सिंह कारिका की रचना की थी। अब आपको पता है, आपको मैंने बताया, मिर्जा राजा जय सिंह के ऊपर एक लिखा गया था जय सिंह चरित्र। इंपॉर्टेंट है। मिर्जा राजा जय सिंह के ऊपर लिखा गया था जिसका नाम है जय सिंह चरित्र। तो याद रखना, जय सिंह चरित्र तो किसने? राम सिंह, अपने राम कवि ने लिखा था। किसने लिखा था? राम कवि ने लिखा था। ये हमने लिखा था ना, कहाँ गए? ए, के अंदर लिख लेते हैं अपने। हाँ जी, ये रही। अब देखिए, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट भी है ये। अब जैसे हमने लिखा जय सिंह चरित्र, उसी प्रकार क्या लिखेंगे अपने? जय सिंह कारिका। क्या लिखेंगे? जय सिंह, जय सिंह कारिका आ गया ना? तो जय सिंह कारिका, जय सिंह कारिका जो है, वो खुद सवाई राजा जय सिंह ने लिखा। नहीं, स्वयं। रचना। ठीक है जी। अब बढ़ते हैं आगे। तो जय सिंह कारिका तक पहुंच गए अपने। ये रहा। जय सिंह कारिका का निर्माण करवाया इसने, लेकिन जय सिंह चरित्र मिर्जा राजा जय सिंह पर क्या आधारित है, जिसका निर्माण राम कवि द्वारा। अब देखिए, जय सिंह ने समकालीन मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला के नाम पर नक्षत्रों की सारणी पर आधारित एक, नक्षत्रों की एक सारणी पर आधारित एक ग्रंथ लिखा, और उस ग्रंथ का नाम क्या था? उस ग्रंथ का नाम था जीज मोहम्मद शाही। ये प्रश्न बहुत आते हैं भाई, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है ये, कि जीज मोहम्मद शाही किसके द्वारा लिखा गया था? सवाई राजा जय सिंह के द्वारा। जय सिंह कारिका किसके द्वारा लिखा गया था? सवाई राजा जय सिंह द्वारा। जीज मोहम्मद शाही किस पर आधारित है? नक्षत्रों पर आधारित है। जीज मोहम्मद शाही किस मुगल बादशाह पर के ऊपर आधारित है? किसके नाम पर आधारित है? तो मोहम्मद शाह के ऊपर। किसके द्वारा? मोहम्मद शाह के ऊपर आधारित है, उनके नाम पर इसका नाम रखा गया जीज मोहम्मद शाही। तो सीधी बात कर लेना, नक्षत्र सारणियों का उल्लेख मिलता है इसमें। नक्षत्र सारणी, सीधी सी बात है। अब कभी डिटेल्ड कराएंगे तो वहां आपको ये बहुत गहराई से करवाई जाएगी चीजें। देखिए, जय सिंह ने एक राइटर था, इंग्लिश राइटर, और उस राइटर का नाम था यूक्लिड। यूक्लिड का एक ग्रंथ है जिसका नाम है एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री।
एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री का संस्कृत में अनुवाद किया था। अब देखो कि कितना विद्वान व्यक्ति रहा होगा स्वयं राजा जयसिंह, कि इतना पढ़ा लिखा उस समय के काल में राजा है, इतना शिक्षित, जिसने इंग्लिश के अंदर लिखी हुई थी एलिमेंट्स ऑफ ज्योमेट्री, ज्योमेट्री जैसी बुक्स का क्या है, इसने संस्कृत में अनुवाद कर दिया था, है ना। और पुंडरीक रत्नाकर, पुंडरीक रत्नाकर जिसने जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। देखिए, जय सिंह चरित्र जो है मिर्जा राजा जय सिंह पर आधारित है राम कवि द्वारा। जय सिंह कारिका खुद अपने स्वाई राजा जय सिंह ने लिखा था, लेकिन जय सिंह कल्पद्रुम जो लिखा था वो लिखा था पुंडरीक रत्नाकर। पुंडरीक रत्नाकर, ठीक है। और गंगवाना या मंगवाना का युद्ध जो है वो अजमेर में हुआ 1741 के अंदर हुआ था, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे, थोड़ा सा इनको इतना याद रखना है कि ये जो गंगवाना व मंगवाना का युद्ध है, ये जय सिंह ने नागौर के बख्त सिंह व जोधपुर के आभ्या सिंह को पराजित किया था। तो इतने ये नाम ही याद रखने हैं, कोई इनकी जो युद्धों की डेट है ये इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए, फोर्थ ग्रेड के लिए। इतना याद सीधा सीधा पूछ सकता है। गंगवाना का युद्ध स्वाई राजा जयसिंह ने के सामने जब लड़े गए थे, स्वाई राजा जयसिंह ने लड़ा था, तो उसके सामने कौन सी दो रियासतें लड़ी थी, तो याद रखना नागौर और जोधपुर। नागौर का राजा था बख्त सिंह, गंगवाना या मंगवाना के युद्ध में नागौर का राजा था बख्त सिंह और जोधपुर का राजा था अभय सिंह। क्या नाम था? अभय सिंह। स्वाई राजा जय सिंह की बात कर लें तो ये पहला शासक था जिसने सती प्रथा, जिसने सती प्रथा समाप्त करने का प्रयत्न किया था, प्रयास किया था, लेकिन की नहीं थी। विधवा पुनः विवाह हेतु नियम बनाए थे इसने। तो विधवा का जो पुनः विवाह हो तो ऐसे नियम जो सर्वप्रथम बनाए थे वो स्वाई राजा जयसिंह ने बनाए, उन्हें लागू भी किए। तो यहाँ से पता चलता है कि ये जो बंदा है, ये क्या है कि जो समाज के अंदर भ्रांतियां थी, समाज के अंदर जो रूढ़िवादिता थी, जो प्राचीन समय से चली आ रही ऐसी प्रथाएं थी, देखो उस समय गलत रही है सही रही है हम नहीं कह सकते, लेकिन आज के युग के अनुसार, इस मॉडर्न जमाने के अनुसार, आज जो शिक्षा की जो क्रांति आई है पूरे भारतवर्ष के अंदर, उसके माध्यम से देखा जाए तो सती प्रथा वगैरह क्या थी, गलती थी अपने देखे नजरिए से। आज के युग के अनुसार उस समय क्या कंडीशन रही होगी, क्यों करते थे, और दोनों पहलुओं को देखा जाए तो उस समय के अनुसार सही भी थी और उस समय के अनुसार गलत भी नहीं थी। तो आज के अनुसार देखेंगे तो ये नजरिया अलग है, लेकिन जैसे ये मॉडर्न जमाना आया तो स्वाई राजा जय सिंह पर भी प्रभाव उसका देखने को मिला। सती प्रथा के खिलाफ इसने नियम बनाने का प्रयास तो किया था लेकिन कर नहीं पाया। लेकिन एक नियम बना गया ये, विधवा का पुनः विवाह करना, विधवा का पुनः विवाह करना स्वाई राजा जय सिंह ने नियम बना दिया था जी। जय सिंह कछुआ राजाओं की जो छतरी हैं, तो याद रखना, जैसे अपने बात करते हैं ना कि इनका जो इनकी जो छतरियां हैं, इनकी जो छतरियां हैं अपने मेवाड़ वालों की, जिन्हें अपने क्या बोलते हैं कि मेवाड़ के राणाओं का जो शमशान घाट है वो आहड़ है। उसी प्रकार अपने बात करते हैं कछुआ राजवंशों की जो छतरियां हैं उन्हें गैटोर की छतरियां कहा जाता है। क्या बोला जाता है? गेटोर की। गेटोर जो है, गेटोर में एक राजा की छतरी आपको नहीं मिलेगी और उस राजा का नाम है ईश्वरी सिंह। ईश्वरी सिंह की जो छतरी है वो आपको इसरलाट में मिलेगी। कहाँ मिलेगी? इसरलाट में। इसकी छतरी सिटी पैलेस के पास बनी हुई है, इसरलाट के अंदर। स्वयं राजा जय सिंह ने सर्वप्रथम नागा साधुओं को सेना में भर्ती किया था। तो याद रखना, नागा साधुओं को सेना में भर्ती करने वाला कौन सा था? स्वयं राजा जय सिंह। इसके दरबारी कवि जिसका नाम है क्या? पुंडरीक विठल, सॉरी पुंडरीक रत्नाकर। क्या नाम था? पुंडरीक रत्नाकर, जिसने क्या लिखा था? जय सिंह कल्पद्रुम की रचना की थी। उसने क्या किया था? जय सिंह कल्पद्रुम, ये प्रश्न आते हैं। और प्रजनाथ भट्ट की एक रचना है जिसका नाम है ब्रह्मसूत्राणु, और भाष्यवृत्ति पंचतरंगिणी सुधारक पुंडरीक की रचना की थी। साहित्यकार, साहित्य सार संग्रह, और जगन्नाथ की एक रचना है सम्राट सिद्धांत। तो ये सारे के सारे आपको आगे वाले याद रख करने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से ये वाला याद मत करना चाहिए। ये मैंने कट्टी कर दिया। देखो, आपको एक ही याद रखनी है कि जय सिंह कल्पद्रुम की रचना किसने की थी।
जयसिंह चरित्र की रचना किसने की थी, है ना। जयसिंह कारिका किसने लिखी थी। तो ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं। कृष्ण भट्ट को प्रमुख रचना, कृष्ण भट्ट की प्रमुख रचना ये दी गई है, तो आप लिख सकते हो, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं। अब अपने बात करते हैं, और वो कौन सा है, ईश्वरी सिंह की बात कर लेते हैं। क्या बात कर लेते हैं अपने, ईश्वरी सिंह की बात कर लेते हैं। ईश्वरी सिंह की बात करें तो स्वराजा जय सिंह 1743 के अंदर मृत्यु को प्राप्त होता है, और उसका बड़ा पुत्र ईश्वरी सिंह की जो माता थी जिसका नाम था सूरज कुंवर, क्या नाम था, सूरज कुंवर, जो कि मारवाड़ के अजीत सिंह राठौड़ की पुत्री थी। उसने क्या है कि सूरज कुंवर जो थी, उसकी जो पुत्री थी, जिसका नाम था सूरज कुंवर, अजीत सिंह की पुत्री थी, उसका क्या था, ये पुत्र था। तो याद रखना, स्वराजा जय सिंह की माता का नाम क्या था, सूरज कुंवर था। लेकिन समझौते के अनुसार इंद्र कुंवरी का विवाह किया गया था, और समझौते के अनुसार उसका पुत्र बनना था। उसका एक पुत्र था जिसका नाम था माधो सिंह, माधो सिंह बना था, जो कि ईश्वरी सिंह के बाद में बनेगा, और यही कारण बना था कि राजघराने के बीच लड़ाई। और सबसे पहले जो लड़ाई हुई वो हुई राजमहल की लड़ाई, 1747 के मध्य हुई थी। याद रखना, ये मैं फटाफट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि ये फैक्ट पूछे जाते हैं, ज़्यादा आपने क्या चर्चाएं करेंगे तो काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि इतिहास को पढ़ाने में समय लगता है। लेकिन बात ये है कि आपके जो है ऐतिहासिक घटनाएं हैं, तो उसी अनुसार थोड़ा सा शॉर्ट चलना पड़ रहा है मुझे। तो याद रखना, राजमहल की लड़ाई 1747 के अंदर जयपुर भारत में लड़ी गई एक सैन्य लड़ाई थी। और यह जो है लड़ाई स्वराजा अपने महाराजा ईश्वरी सिंह और महाराणा जगत सिंह की सेनाओं के मध्य हुई थी, ठीक है। और बीच लड़ी गई जो अपने भतीजे माधो सिंह, तो मेवाड़ का जो महाराणा था जगत सिंह, जगत सिंह जो थे वो थे जगत सिंह जो थे मेवाड़ के थे। और माधो सिंह क्या है, माधो सिंह का नानेरा था मेवाड़ के अंदर। तो माधो सिंह का जो साथ देंगे तो मेवाड़ वाले देंगे, तो उसकी साथ देने के लिए महाराजा बनाना चाहते थे, या उनके लिए एक जागीर सुरक्षित करना चाहते थे, इसलिए लड़ेगी। उन्होंने क्या किया कि खांडेराव होलकर के नेतृत्व में, खंडेराव होलकर के नेतृत्व में माधो सिंह ने क्या किया, अटैक किया, और मराठा और बूंदी और कोटा के हाड़ा वंश के साथ गठबंधन किया। और इस लड़ाई के परिणाम स्वरूप ईश्वरी सिंह को की सेना को निर्णायक जीत भी मिली। देखिए, ईश्वरी सिंह जो था, ईश्वरी सिंह जो था, इसके खिलाफ खंडेराव होलकर और मराठा आए। लेकिन बूंदी रियासत ने, कोटा रियासत ने और हाड़ा वंश जो था उसने ईश्वरी सिंह का क्या दिया, साथ दिया था, ठीक है। माधो सिंह की सेना में कौन थे, मराठा थे, होलकर थे, ठीक है। और ईश्वरी सिंह ने राजमहल का जब युद्ध जीता, तो ये आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, जो ये राजमहल का युद्ध है ना, ये 1747 ईस्वी में लड़ा गया था, बस इतना ही याद रखना है, ठीक है। ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी याद नहीं रखनी। ईश्वरी सिंह जो है माधो सिंह और इनके मध्य है, जिसकी सहायता जगत सिंह ने करवाई करी थी। और मराठा भी आए थे माधो सिंह की तरफ से, और होलकर भी आए थे। और ईश्वरी सिंह ने राजमहल के युद्ध में विजय जब हुई, तो इसने क्या किया, जयपुर के अंदर एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम है त्रिपोलिया बाजार। क्या नाम है, त्रिपोलिया बाजार। त्रिपोलिया बाजार में उसने एक क्या है, एक मंजिल बनवाई थी, एक उसने बिल्डिंग बनवाई थी, और उस बिल्डिंग का नाम दे दिया था क्या, इसरलाट। इसरलाट भी 7 मंजिला है, तो याद रखना, इसरलाट भी 7 मंजिला है। और इसरलाट ईश्वरी सिंह ने बनवाई थी, सवाई राजा जय सिंह का पुत्र था। लेकिन जो अपना सिटी पैलेस है ये भी 7 मंजिला है, वो भी किसने बनवाया था, सवाई राजा जय सिंह ने। तो इसरलाट 7 मंजिला है, ये अष्टकोणीय है, इसके जो कोने हैं ना वो 8 हैं। इसरलाट को जयपुर का कुतुब मीनार या विजय स्तंभ और सबसे ऊंची इमारत भी कहा जाता है, जयपुर की इसरलाट को। तो जयपुर की सबसे ऊंची इमारत इसरलाट को कहा जाता है, जो कि जयपुर का कुतुब मीनार कहलाता है। और 1 अगस्त 1748 को बगरू नामक स्थान पर एक युद्ध होता है। और ये जो युद्ध है ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य हुआ। इसके मध्य ईश्वरी सिंह व मध्य, देखिए, सबसे पहले राजमहल का युद्ध, सबसे पहले कौन सा हुआ था, राजमहल का युद्ध। सबसे पहले राजमहल का युद्ध हुआ, और उसके बाद राजमहल का युद्ध जो हुआ वो हुआ 1747 के अंदर। 1748 के अंदर हुआ वो हुआ बगरू का युद्ध, और इस युद्ध में माधो सिंह की क्या हो गई, विजय। मराठा मल्हारराव होलकर व पेशवा बालाजी बाजीराव ने ईश्वरी सिंह व माधो सिंह के मध्य समझौता करवा दिया। अब क्या मराठाओं ने क्या कर दिया, ईश्वरी सिंह और इनके मध्य क्या करवा दिया, समझौता करवा दिया था, ठीक है जी।
फिर आता है मानपुर का युद्ध 1748 में ईश्वरी सिंह ने मानपुर नामक स्थान पर अहमद शाह अब्दाली को हराया था। देखो कितना बड़ा पराक्रमी राजा था जिसने अहमद शाह अब्दाली की सेना को हरा दिया था। और इस युद्ध में ईश्वरी सिंह की क्या हो गई थी, विजय। और अंतिम रूप से क्या हुआ, ईश्वरी सिंह मराठों के डर से डिप्रेशन में इतना आ गया कि मराठों उसके डर से इसने क्या है, आत्महत्या कर ली और साथ में अपनी 3 रानियों को और ले गया ये। तो 3 रानियों सहित क्या इसने आत्महत्या कर ली। और ये क्या है, आत्महत्या की थी वो इसर लाट में कूद कर की थी। यहीं पर क्या है, उसकी क्या बना दी गई थी, कब यहीं पर उसका क्या है, स्मारक बना दिया गया। और ईश्वरी सिंह का जो आदमकद चित्र है वो इसके पुत्र प्रताप सिंह के काल में बनाया गया था। और ये जो आदमकद चित्र है जिसे पोर्ट्रेट बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, ये जो आदमकद चित्र है वो साहिब राम ने बनाया था। किसने बनवाया था, साहिब राम ने बनवाया था, याद रखना ये। नसीरुद्दीन किसके दरबार में था, याद है कुछ, मेवाड़ करवा के आया हूं मैं। नसीरुद्दीन किसके दरबार में था, अमर सिंह प्रथम के दरबार में। उसने क्या किया था, चावंड चित्रकला शैली से संबंधित है वो, ठीक है। और उसने रागमाला का क्या किया था, चित्रण किया था। लेकिन साहिब राम किसके दरबार में था, साहिब राम ईश्वरी सिंह के दरबार में था। सॉरी, ये प्रताप सिंह के दरबार में था साहिब राम। और ये क्या है कि अपने ईश्वरी सिंह का आदमकद चित्र बनाया था साहिब राम ने। किसने बनवाया था, साहिब राम ने। माधव सिंह प्रथम, माधव सिंह के पिता का नाम सोय राजा जय सिंह है, ठीक है। अब माधव सिंह बनेगा। और माधव सिंह की माता का नाम था चांद कुंवर, क्या नाम था, चांद कुंवर या चंद्र कुंवरी, ठीक है जी। कांकोड़ का युद्ध, कांकोड़ का युद्ध 1759 में कांकोड़ के मैदान में मराठों व माधो सिंह प्रथम की सेना के मध्य युद्ध हुआ, जिसमें माधो सिंह प्रथम क्या हुआ, विजय हुआ। तो सीधी सी बात है, कांकोड़ का युद्ध 1759। कौन कौन से युद्ध देखे, देखिए राजमहल का युद्ध, डेट्स याद रख लेना, ये याद रखना कि राजमहल का युद्ध। दूसरा अपने पढ़ा था, वो पढ़ा था बगरू का युद्ध। राजमहल का युद्ध 1748, बगरू का युद्ध राजमहल का युद्ध 1747, बगरू का युद्ध 1748। और उसके बाद माधो सिंह शासक बना और इनका जो युद्ध हुआ वो था कांकोड़ का युद्ध। कांकोड़ नामक स्थान टोंक में पड़ता है, 1759 के अंदर हुआ था, ठीक है जी। और कांकोड़ के युद्ध में कांकोड़ के युद्ध में मराठों व माधो सिंह प्रथम की सेना के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें माधो सिंह प्रथम क्या हो गया, विजयी हो गया था। इंपॉर्टेंट है, कांकोड़ के युद्ध में माधो सिंह जीतता है। क्योंकि जब ये शासक बना तो इससे क्या है, ये बात की गई थी कि आप हमें क्या दोगे, टैक्स दोगे, इतना पर ईयर क्या दोगे, हमें पैसा दोगे। वो क्या है, उस बात को पूरा नहीं कर पाया माधो सिंह। और इनके मध्य अंतिम रूप से 1759 के अंदर कांकोड़ नामक स्थान पर क्या हो गया, युद्ध हो गया। और इस युद्ध के अंदर विजय जो हुआ वो हुआ था माधो सिंह प्रथम, जो कि ईश्वरी सिंह का भाई था। और माधो सिंह प्रथम ने मराठों का एक नेता था जिसका नाम था होलकर, नेता होलकर को कांकोड़ के युद्ध में पराजित किया था। तो कांकोड़ के युद्ध में मराठों की तरफ से नेतृत्व कर रहा था मल्हारराव होलकर था। फिर हुआ साहब 1761 के अंदर बटवाड़ा का युद्ध। बटवाड़ा जो स्थान पड़ता है वो पड़ता है 12 में। आपको मैंने बूंदी पढ़ाया था और मैंने बताया था कि जो बूंदी वाले शासक हैं, बूंदी वाले जो शासक हैं, उनका एक शासक था जिसका नाम था शत्रुसाल सिंह। क्या नाम था, शत्रुसाल सिंह। रणथंभौर के दुर्ग को लेकर इन दोनों रियासतों के मध्य युद्ध हुआ था। और ये जो युद्ध हुआ था ये बटवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था 1761 में। और कहते हैं कि शत्रुसाल सिंह और माधो सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ। और बटवाड़ा युद्ध में कोटा का शासक था, उसका नाम था शत्रुसाल सिंह। और उसका एक सेनापति था, उसका नाम था झाला जालिम सिंह, जिसे कोटा का क्या बोला जाता है भाई, दुर्गादास राठौड़। क्या बोला जाता है, दुर्गादास राठौड़। और बटवाड़ा के युद्ध में झाला जालिम सिंह विजय हुआ था, ठीक है। झाला जालिम सिंह विजय हुआ। बटवाड़ा युद्ध का प्रमुख कारण तो मोर का दुर्ग, मैंने बताया था उसमें। और बटवाड़ा युद्ध की जो जानकारी देता है ना, वो एक व्यक्ति था जिसका नाम था डूंगरसी। क्या नाम था, डूंगरसी था। और डूंगरसी द्वारा क्या लिखा गया था, क्या लिखा गया था, उसका नाम है शत्रुसाल सिंह रासो। याद रखना, शत्रुसाल रासो की रचना किसने की थी, डूंगरसी। और शत्रुसाल रासो जो है उसके अंदर जानकारी मिलती है बटवाड़ा के युद्ध की।
ठीक है। अब देखिए माधो सिंह प्रथम ने शील की डूंगरी चाकसू में शीतला माता का मंदिर बनवाया था, ये आपको पता भी है कि शीतला माता को क्या है, सेडल माता के नाम से जाना जाता है, चेचक की देवी कहा जाता है इन्हें, क्या बोला जाता है। और इनकी जो सवारी है वो क्या है, गधा है। इनकी सवारी कैसी है, गधा है। और इनके जो भोग लगता है, बास्य भोजन का भोग लगता है, और इसी कारण इन्हें बोलते हैं बाशुड़ा, क्या बोला जाता है, बाशुड़ा बोला जाता है। तो इसके बारे में अपने चर्चा करेंगे, कला संस्कृति के जो प्रश्न नोतरी आएगी वहां करेंगे। और माधो सिंह प्रथम ने सवाई माधोपुर कस्बा, सवाई माधोपुर, तो याद रखना सवाई माधोपुर 1763 में बसाया गया था, सवाई माधोपुर। और सवाई माधोपुर जो है उसको जो बसाने वाला व्यक्ति था वो था कौन, सवाई राजा सवाई माधो सिंह था। कौन था, सवाई माधो सिंह या माधो सिंह प्रथम था। और देखिए माधो सिंह प्रथम ने एक जगह पड़ती है जयपुर के अंदर, आपको डूंगरी शब्द जयपुर से मिलेंगे, जैसे सील की डूंगरी है ना, और मोती डूंगरी है ना, गणेश डूंगरी, ये सारे के सारे। तो मोती डूंगरी के महलों का निर्माण जो है ना इन्होंने करवाया था। मोती डूंगरी के अंदर आपको मैं बता दूं, मैं खुद भी गया था, तो वहाँ गणेश जी के मंदिर बड़े प्रसिद्ध है। वहां पर जो मोती डूंगरी है वहां पर क्या आपको मंदिर ही मंदिर मिलेंगे, भव्य मंदिर है वहां पर एक गणेश जी का। ठीक है, तो मोती डूंगरी के महलों का निर्माण किसने करवाया था, माधो सिंह ने। ठीक है, अब चर्चा करेंगे अपने आगे। हाँ जी सर। हाँ जी, अब अपने माधो सिंह तक पढ़ चुके हैं, अब थोड़ा सा अपने आगे बढ़ते हैं। तो आज की थोड़ी सी लंबी हो जाएगी क्लास, लेकिन मैंने वादा किया कि आज की क्लास में अपने कछुआ राजवंश पूरा करेंगे। बहुत ज़्यादा शॉर्ट चीज़ें आती हैं, फिर भी क्या है ये चीज़ें लंबी हो ही जाती है, इतिहास चीज़ ही ऐसी है ना। इतने निर्माण कार्य, इतनी लड़ाइयाँ, वहाँ से प्रश्न बनते हैं, अब क्या करें भाई, पढ़ानी तो पड़ेगी ना, है ना। जो अपने चीज़ें आने योग्य नहीं है उनको तो डालना ही नहीं, है ना। तो राम सिंह सेकंड नाम का एक व्यक्ति आता है 1835 से लेकर 1880 के मध्य। अब आपको दिखाई पड़ रहा है, आपको दिखाई पड़ रहा है कि 1835 से 1880 मतलब 1857 की क्रांति के दौरान, 1857 ईस्वी की क्रांति इन्हीं के समय हुई। जयपुर का राजा कौन था उस समय, राम सिंह सेकंड था 1857 की क्रांति के दौरान। तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ से भी ऐसे भी प्रश्न आते हैं। राम सिंह सेकंड द्वितीय के वयस्क होने तक जयपुर का जो प्रशासन है वो रिजेंसी काउंसिल के हाथों में रहा था। और रिजेंसी काउंसिल जो है वो अपने जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनको, उनका नाम था मेजर लुडलो। इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना कि ये जो राम सिंह प्रथम है ना, राम सिंह सेकंड है, राम सिंह सेकंड क्या है, अल्पवयस्क था, बच्चा था। तो उस पर क्या है, प्रशासन चलाने के लिए जयपुर के लिए, जयपुर का प्रशासन चलाने के लिए अंग्रेजों ने क्या किया, एक रिजेंसी काउंसिल बना दी थी, एक कमेटी बना दी थी कि ये कमेटी या रिजेंसी काउंसिल क्या करेगी, जयपुर का प्रशासन चलाएगी। एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो जयपुर का कौन चलाएगी, वो चलाएगी कौन सी, रिजेंसी काउंसिल। और जो अध्यक्ष बनाया गया था मेजर लुडलो को बनाया गया था, इंपॉर्टेंट है। तो मेजर लुडलो याद रख लेना कि राम सिंह के समय जो रिजेंसी काउंसिल का अध्यक्ष बनाया गया था उसका नाम क्या था, मेजर लुडलो था। उसके बाद में बात करें, देखिए राम सिंह द्वितीय के समय 1845 में जयपुर में महाराजा कॉलेज व संस्कृत कॉलेज, तो जयपुर के अंदर कॉलेज है जिसका नाम है महाराजा कॉलेज, राम सिंह सेकंड के समय। अब देखिए राम सिंह सेकंड के समय बहुत सारे ऐसे निर्माण कार्य हैं जो कि आज के क्या है, अपने कमाई के क्या है, सोर्स है। ठीक है जी, और जो आज तक चल रहे हैं। मेजर लुडलो की बात करें तो याद रखना, लुडलो ने जयपुर में कन्यावध, इंपॉर्टेंट है, दहेज प्रथा, सती प्रथा, बाल विवाह आदि पर क्या लगा दी थी, रोक लगा दी थी। लेकिन जयपुर का वह राजा जिसने सबसे पहले प्रयास किया था सती प्रथा को बंद करने का, तो सवाई राजा जय सिंह था। वो कौन था, जय सिंह था। वो कर नहीं पाया था, लेकिन उसने क्या है कि विधवा पुनः विवाह के तो नियम बना दिए थे। लेकिन जयपुर के अंदर कन्यावध, दहेज प्रथा, सती प्रथा और बाल विवाह पर जो रोक लगाई गई थी वो मेजर लुडलो द्वारा लगाई गई थी राम सिंह द्वितीय के काल में। ये इम्पोर्टेंट है, ये से प्रश्न आते हैं, ऐतिहासिक घटनाएं तो हैं ये, है ना।
तो कन्यावध पर, दहेज पर, सती प्रथा पर जो रोक लगाई गई थी मेजर लुडलो द्वारा सवाई राजा अपने राम सिंह द्वितीय के काल में। ठीक है जी। सवाई राजा राम सिंह द्वितीय ने 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के राजा थे और अंग्रेजों की तन मन धन से क्या की थी, इन्होंने क्या की थी, सेवा की थी। और खुश होकर जब अंग्रेज खुश हुए इनसे, तो अंग्रेजों ने सवाई राजा जय सिंह को कोटपुतली की जागीर दी थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी बार ये प्रश्न आ चुका है। और एक अंग्रेजों ने इसे उपाधि भी दी थी और उस उपाधि का नाम है सितारे हिंद की उपाधि। तो याद रखना, ये भी प्रश्न आया हुआ है। तो 1857 के दौरान, इतना ही तो याद रखना है, 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के राजा राम सिंह सेकंड थे, जिन्होंने तन मन धन से 1857 की क्रांति में जयपुर अंग्रेजों का साथ दिया। और इनसे खुश होकर दो कार्य किए अंग्रेजों ने। एक तो क्या, कोटपुतली की जागीर दी गई, एक इनको सितारे हिंद की उपाधि दी गई थी। सवाई राजा राम सिंह द्वितीय ने 1857 में जयपुर में मदरसा ए हुनरी, जिसे अपने कहते हैं ना कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट्स की जो स्थापना है वो किसने करवाई थी, वो करवाई थी किसने, राम सिंह सेकंड ने। तो याद रखना, जो ये अपने चाहे आपसे बात, आपके सामने बात करें कि राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट हो गया, मदरसा ए हुनरी हो गया, तो ये सारे के सारे जो निर्माण कार्य करवाए थे शिक्षा जगत के अंदर, वो राम सिंह सेकंड ने करवाए थे। किसने करवाए थे, राम सिंह सेकंड ने ही करवाए थे। महाराजा कॉलेज हो गया चाहे। और राम सिंह द्वितीय ने राज्य में आए हुए विशिष्ट अतिथियों को ठहराने के लिए एक बाग बनवाया था। छोटी चौपड़ पड़ती है जयपुर में, उसके पास में पड़ता है, और उस बाग का नाम है राम बाग पैलेस। तो राम बाग किसने बनवाया था, राम सिंह द्वितीय ने बनवाया था। राम सिंह द्वितीय के समय 1870 ईस्वी के अंदर वायसराय नाम का, वायसराय कौन था, उसका नाम था लॉर्ड मेयो। क्या नाम था, लॉर्ड मेयो, जयपुर और अजमेर की यात्रा पर आए थे। तो याद रखना, राम सिंह सेकंड के काल में लॉर्ड मेयो जयपुर और अजमेर आया। 1875 में एक वायसराय था, उस वायसराय का नाम है नॉर्थ बुक। क्या नाम है, नॉर्थ बुक, जयपुर की यात्रा पर आया था। तो राम सिंह के काल में नॉर्थ बुक भी आया, राम सिंह के काल में लॉर्ड मेयो भी आया था। क्या नाम था, लॉर्ड मेयो। देखिए 1876 में प्रिंस अल्बर्ट आया था, 1876 के अंदर प्रिंस अल्बर्ट आया था। ये इंपॉर्टेंट ज्यादा हो जाएगा भाई, क्योंकि प्रिंस है साहब, प्रिंस है, कोई छोटी मोटी चीज थोड़ी है। देखो प्रिंस अल्बर्ट जयपुर में आता है। तो राम सिंह ने क्या किया, राम सिंह ने जैसे ही प्रिंस अल्बर्ट कहाँ आता है जयपुर में, तो राम सिंह ने आदेश दे दिया कि पूरे जयपुर को गुलाबी रंग से रंग दो। अब ये गुलाबी रंग गुलाबी नहीं, इसे गेरुआ रंग कहते हैं। अब प्रश्न आ जाए आपके सामने कि जयपुर को गुलाबी नगर कहा जाता है, गुलाबी सिटी कहा जाता है, इसे किस रंग से रंगा गया। अब प्रश्न आ गया गुलाबी से, गेरुए से। तो याद रखना, गेरुए रंग से रंगा गया है, ठीक है ना। ये क्या है, गुलाबी की तरह दिखाई पड़ता है, इसी कारण इसे गुलाबी कहा जाता है, लेकिन गेरुआ रंग से रंगवाया था, जिसे गुलाबी भी कहते हैं ना अपने स्थानीय भाषा के अंदर, अपने गेरुआ कहते हैं। लेकिन गुलाबी और गेरुआ में फर्क होता है, गले गुलाबी और गेरुआ के अंदर फर्क होता है। पहले जो कच्चे मकान हुआ करते थे उनके ऊपर क्या है कि ये कलर आता था, वो क्या है, पोत दिया जाता था कच्चे मकानों के ऊपर, तो वो गेरुआ रंग था। कैसा था, गेरुआ था। देखिए राम सिंह द्वितीय की पहल पर 1875 के अंदर इंपॉर्टेंट है, मेयो कॉलेज की स्थापना की गई थी जयपुर में। और मेयो कॉलेज कहाँ है, जयपुर की अपने अजमेर के अंदर कहाँ है, 1875। ये सन भी पूछा गया है कि मेयो कॉलेज अजमेर की स्थापना राम सिंह सेकंड ने कब की थी। तो इम्पोर्टेंट है, मेयो कॉलेज की स्थापना 1875 ईस्वी, याद रखना, काफी बार ये प्रश्न आया हुआ है। गुलाबी रंग प्रिंस अल्बर्ट के आने पर करवाया था, और कब करवाया था, तो याद रखना 1876। तो 1875 में तो मेयो कॉलेज, 1876 में जयपुर के गुलाबी रंग, ठीक है जी। 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स, वेल्स के राजकुमार, प्रिंस अल्बर्ट भी कहते हैं, वेल्स के थे वो, वेल्स के राजकुमार थे। और जयपुर की जब यात्रा पर आए तो अल्बर्ट हॉल का शिलान्यास किया था उसने। जैसे ही आया वो यहाँ, तो उसकी जो नींव है वो
अल्बर्ट के हाथों रखवा दी थी, किसने? राम सिंह सेकंड ने। तो याद रखना, अल्बर्ट हॉल का निर्माता अल्बर्ट हॉल राम सिंह सेकंड ने बनवाया। अल्बर्ट हॉल जब प्रिंस अल्बर्ट भारत में आया था तो वो जयपुर में आया था, और जयपुर में प्रिंस अल्बर्ट के हाथों से एक हॉल का क्या रखवाया गया था, नींव रखवाई गई थी, और उस हॉल को नाम दिया गया था अल्बर्ट हॉल। क्या नाम दिया गया था? अल्बर्ट हॉल। तो अल्बर्ट हॉल का है जयपुर के अंदर, प्रिंस अल्बर्ट द्वारा क्या है, इसकी नींव रखी गई थी राम सिंह सेकंड के काल में। और राम सिंह से प्रिंस अल्बर्ट बड़ा खुश हुआ कि देखो यार, कितना बड़ा राजा होकर मेरे हाथों से क्या है, इसने क्या है, इतनी दूर से चल के आए हूं, ना कोई जान ना कोई पहचान, तो इसने क्या है मेरे हाथों से नींव रखवाई, अब कुछ किया जाए। तो उन्होंने क्या है, ग्रैंड कमांडर स्टार ऑफ द इंडिया की उपाधि दी इसी से। ठीक है। और अल्बर्ट हॉल का जो वास्तुकार था, इंपॉर्टेंट है, वास्तुकार स्टीवन जैकब। क्या नाम था? स्टीवन जैकब। तो याद रखना, अल्बर्ट हॉल का जो निर्माण है वो हिंदू, इस्लामिक, ईसाई तीनों शैलियों के अंदर हुआ है। तो याद रखना, ये प्रश्न आया हुआ है, ये प्रश्न आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि राजस जयपुर की वह कलाकृति जिसमें हिंदू, इस्लामिक और ईसाई तीनों कलाओं का समावेश है, तो वो कौन सा है? आपका अल्बर्ट हॉल है। अल्बर्ट हॉल की जो आकृति है वो लंदन के अंदर एक हाउस पड़ता है जिसका नाम है ओपेरा हाउस, जो कि पिरामिड आकार के अंदर है, उसके अनुसार है। अल्बर्ट हॉल जो है वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। और पिंक सिटी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किस ब्रिटिश पत्रकार ने किया था? तो याद रखना, स्टैनले रीड नाम का एक व्यक्ति था जिसने सबसे पहले कहा था कि ये तो पिंक सिटी है, ये तो पिंक सिटी है। ठीक है। और उसकी एक पुस्तक थी जिसका नाम था द रॉयल टाउन। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। और राम सिंह सेकंड के काल में ब्लू पोट्री का स्वर्ण को काल माना जाता है, लेकिन ब्लू पोट्री किसके समय आई थी? जयपुर के अंदर मिर्जा राजा जय सिंह के काल में। अच्छा, ब्लू पोट्री को लाहौर, पर्शिया से लाहौर लाने का कार्य किसने किया था? अकबर ने किया था। लेकिन लाहौर से जयपुर लाने का कार्य किसने किया था? मिर्जा राजा जय सिंह ने किया था। लेकिन उसका स्वर्ण काल, गोल्डन एरा किसके काल में आएगा? तो याद रखना, राम सिंह सेकंड के काल में आएगा। देखिए, इन्होंने 1878 के अंदर राजस्थान का पहला फारसी थिएटर, इंपॉर्टेंट है, राजस्थान का पहला फारसी थिएटर कहाँ बनाया गया था? वो बनाया गया था कहाँ? कहाँ बनाया गया था? जयपुर के अंदर। और जयपुर के अंदर फारसी थिएटर राम सिंह सेकंड ने बनाया था। तो याद रखना, और इस थिएटर को जो नाम दिया गया था, राम सिंह के नाम पर ही नाम दिया गया था, और नाम दिया गया था राम प्रकाश थिएटर। ठीक है। तो राम प्रकाश थिएटर 1878 राजस्थान का पहला फारसी थिएटर है। और यह रंगमंच राजस्थान का नहीं, पूरे उत्तर भारत का पहला रंगमंच है। ठीक है सर, आगे बात समझ में। सवाई राजा जय सिंह द्वितीय के काल में दयानंद सरस्वती जयपुर में 3 बार आए थे। ठीक है। यानी कि सवाई राजा जो राम सिंह है ना, ये एक ऐसा शासक था जिसके काल में बहुत सारी बड़ी बड़ी हस्तियां आई थी जयपुर के अंदर। राम सिंह द्वितीय के काल में विद्वानों को संरक्षण मिलने के कारण जयपुर को दूसरा काशी कहा गया था, क्योंकि यहाँ पर विद्वानों को क्या है, विद्वानों को क्या है, संरक्षण मिलने लगा था। दयानंद सरस्वती 3 बार आ चुके थे, बड़े 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 राइटर यहाँ आए थे इसके काल में, इसी कारण दूसरा काशी कहा जाता है। लेकिन काशी कौन सा है? काशी वाराणसी है, काशी वाराणसी है। और राम सिंह द्वितीय के द्वारा निम्नलिखित निर्माण करवाए गए थे, जिनमें आपको महाराजा कॉलेज मिलेगा जयपुर का, जिनके अंदर रामगढ़ बांध मिलेगा, जिनके अंदर रामगढ़ पैलेस मिलेगा, जिनके अंदर आपको रामनिवास बाग मिलेगा। और जयपुर का जो जंतुवाल्य है, जिसे अपने कहते हैं चिड़ियाघर, उसका भी निर्माण इसने करवाया। मदरसा ए हुनरी, जिसे अपने द स्कूल ऑफ आर्ट पेंटिंग भी कहते हैं, उसी का निर्माण इसने करवाया था। और मेयो कॉलेज की स्थापना इसने करवाई थी। और क्या करवाया था? और अपने याद रखना, और क्या निर्माण करवाया था? और निर्माण के अंदर इसने स्टीवन जैकब ने क्या किया था इसके काल में? स्टीवन जैकब की बात करें तो उसने क्या किया था बताइए, अभी अपने बता के आए हैं। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था क्या? ब्रेड रदरफोर्ड। क्या नाम था? ब्रेड रदरफोर्ड। उसके बारे में भी अपने चर्चा करेंगे। अपने बात कर लें तो अल्बर्ट हॉल, अल्बर्ट हॉल की जो नींव रखी थी, अल्बर्ट हॉल की नींव रखी थी प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी। तो प्रिंस अल्बर्ट ने रखी थी किसके काल में? राम सिंह के काल में। तो
अल्बर्ट हॉल की भी स्थापना किसने करवाई थी? अपने राम सिंह सेकंड ने करवाई थी। ठीक है जी, ये इतने इसके निर्माण कार्य हो गए। अब बात कर लेते हैं माधो सिंह सेकंड। माधो सिंह सेकंड का एक नाम याद रखना, इसे बब्बर शेर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? क्योंकि कहते हैं कि बब्बर शेर के नाम से इसने बड़े अच्छे कार्य कराए। कहते हैं कि छप्पनिया काल इसके काल में पड़ा था। छपनिया काल कैसे? कि ईस्वी सन की बात कर ले, 1899 की बात कर लेता हूँ। 1899 के अंदर भयंकर अकाल पड़ा था पूरे भारतवर्ष के अंदर, जिसकी चपेट में जयपुर भी आया था। और उस जयपुर जब आया तो इसने क्या है, इसने राहत कार्य चलाए थे। राहत कार्य चलाने वाला इसी कारण क्या है, इसको बब्बर शेर कहा जाता है। और कहते हैं कि इसके काल में जो अपना बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जिसे बीएचयू के नाम से जानते हैं, आज बच्चों का वहाँ सिलेक्शन होना भी क्या है, दुर्लभ हो गया है। ठीक है, क्योंकि बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है ये बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बनारस के अंदर पड़ती है ये। और इसके निर्माण कार्य के अंदर मदन मोहन मालवीय द्वारा निर्माण कार्य करवाया गया बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का। और इसके निर्माण कार्य के अंदर 5 लाख रुपए उसमें दिए थे। किसने? माधो सिंह सेकंड ने। तो 5 लाख रुपए का दान बीएचयू के लिए जो देने वाला व्यक्ति था, वो कौन था? वो था माधो सिंह। इसी कारण इसे बब्बर शेर बोला जाता है, क्योंकि बब्बर शेर था भाई, दिल का बड़ा था ये व्यक्ति, है ना। और माधो सिंह ने ब्रिटिश सम्राट एडवर्ड सप्तम के राज्याभिषेक में शामिल होने के लिए इंग्लैंड भी गए थे। और राजस्थान की समस्त देसी रियासतों में डाक टिकट एवं पोस्ट कार्ड की शुरुआत सर्वप्रथम माधो सिंह द्वितीय के शासनकाल में जयपुर में हुई थी। तो राजस्थान की देसी रियासतों में सबसे पहले डाक टिकट और पोस्ट कार्ड की शुरुआत किस रियासत में हुई थी? ऐसा प्रश्न आया नहीं आज तक, आ सकता है। तो याद रखना, जयपुर के अंदर हुई थी। तो पोस्ट कार्ड और डाक टिकट सबसे पहले कहाँ चालू हुई थी? जयपुर रियासत में, माधो सिंह सेकंड के काल में, क्योंकि बब्बर शहर था ये। और बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना में मदन मोहन मालवीय को इसने 5 लाख रुपए दान दिए थे। और माधो सिंह ने अपनी प्रेमिका के लिए नारगढ़ दुर्ग में एक जैसे 9 महलों का निर्माण करवाया था। ये भी काफी बार प्रश्न आ गया। 3 रानियों सहित इस लाट में कूदकर ईश्वरी सिंह ने क्या की थी? आत्महत्या की थी। लेकिन अपनी रानियों के एक जैसे 9 महलों का निर्माण, अपनी रानियों के लिए एक जैसे 9 महलों का निर्माण माधो सिंह सेकंड ने किस दुर्ग में करवाया था? तो याद रखना, अपने नारगढ़ दुर्ग के अंदर, नारगढ़ दुर्ग के अंदर। ठीक है ना, आगे बात समझ में। अब बढ़ते हैं आगे। माधो सिंह सेकंड ने जयपुर के सिटी पैलेस में मेहमान नवाजी के लिए हिंदू, इस्लामिक और ईसाई शैली के अंदर मुबारक महल बनवाया। और मान सिंह द्वितीय ने सिटी पैलेस म्यूजियम और जयपुर में का हिस्सा बना दिया बाद में, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब बढ़ते हैं आगे कि माधो सिंह द्वितीय ने ये इंपॉर्टेंट है, माधो सिंह द्वितीय ने 2 चांदी के जलपात्रों का निर्माण करवाया था, जिन्हें विश्व के सबसे बड़े जलपात्र, चांदी के जलपात्र कहा जाता है। स्टीवन जैकब द्वारा, देखिए, स्टीवन जैकब द्वारा डिजाइन अल्बर्ट हॉल का जो शिलान्यास किया गया था राम सिंह सेकंड के समय, जो इसका निर्माण किया गया था 1878 के अंदर, राजकुमार अल्बर्ट ने इसकी नींव रखी थी। जो कि माधो सिंह के काल में आते आते इसका क्या कर दी गई थी? स्थापना कर दी गई थी, इसका उद्घाटन कर दिया गया था। और उद्घाटन करने वाला जो व्यक्ति था, एडवर्ड ब्रेड फोर्ड था। ब्रेड खा लिया था उद्घाटन करते 1887 के अंदर। ठीक है, और किसका उद्घाटन किया था? अल्बर्ट हॉल का उद्घाटन किया था। अब जो अंतिम शासक रहेगा अपने, वो रहेगा 1922 से 1956 तक मान सिंह सेकंड, जिनकी पत्नी जो थी वो राजस्थान की, अपने राजकुमारी के रूप में अपने बनारस की थी वो वैसे। और उनकी पत्नी का नाम था गायत्री देवी। क्या नाम था? गायत्री देवी। उनकी बात कर लेंगे। राजस्थान में अगर कोई मर्सिडीज लेकर आई थी महिला, तो वो गायत्री देवी लेकर आई थी। कौन लेकर आई थी? गायत्री देवी। माधो सिंह द्वितीय के बाद उनका दत्तक पुत्र जो था वो शासक बना और आमेर की गद्दी पर बैठा, जो कि स्वतंत्रता प्राप्ति तक रहा। और इनकी पत्नी का नाम था गायत्री देवी। क्या नाम था? गायत्री देवी थी। देखिए, गायत्री देवी जो है ना, राजस्थान के लोकसभा में जीतने वाली प्रथम सांसद थी। राजस्थान से लोकसभा में जीतने वाली पहली महिला सांसद कौन सी थी? तो याद रखना, राजस्थान से लोकसभा में जीतने वाली पहली महिला सांसद कौन थी? गायत्री देवी थी, मान सिंह सेकंड की पत्नी। ठीक है, देखिए, ये जो थी, ये कूच बिहार पड़ती है जगह, और वो ये पड़ती है कहाँ?
पश्चिम बंगाल में वहाँ की थी। और मान सिंह के शासनकाल में 1924 ईस्वी में जयपुर में आबकारी विभाग की स्थापना हुई और जयपुर में 1942 ईस्वी में हाई कोर्ट व राजस्व मंडल की स्थापना हुई थी। तो याद रखना, जयपुर के अंदर आबकारी विभाग, जयपुर के अंदर हाई कोर्ट और जयपुर के अंदर राजस्व मंडल की स्थापना मानसिंह के काल में हुई थी। मानसिंह सेकंड जो कि अंतिम 30 मार्च 1949। एकीकरण का चौथा चरण था ना ये। एकीकरण के चौथे चरण का जो नाम था बृहद राजस्थान, क्या नाम था? बृहद राजस्थान का राज प्रमुख किसे बनाया गया था? मिर्जा राजा अपने सॉरी मान सिंह द्वितीय को बनाया गया था। और 1 नवंबर 1956 तक ये आजीवन क्या है अपने राज प्रमुख रहे थे। और 1956 ईस्वी में मान सिंह द्वितीय को स्पेन में भारत का राजदूत भी बना के भेजा था। इसका मतलब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति था भाई यार, राजदूत बना के भेजा है, एम्बेसडर बना के भेजा है स्पेन के अंदर, स्पेन जैसे देश के अंदर। बड़ा शिक्षित व्यक्ति होगा ये तो, है ना। तो इसे भेजा गया था। देखिए 1962 में मान सिंह को राज्यसभा का सदस्य भी नियुक्त किया गया था। ये प्रश्न आते हैं कि मान सिंह द्वितीय के बारे में कौन सा कथन गलत है और कौन सा सत्य है। वहां पे थोड़ा पेचीदा प्रश्न बन जाता है। तो ये याद रखना, इनकी पत्नी तो थी जो थी अपने गायत्री देवी, वो राजस्थान से नियुक्त होने वाली या चुन के जाई जाने वाली लोकसभा की पहली महिला थी। ठीक है। लेकिन ये जो मान सिंह थे ये राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं 1962 में। ये स्पेन के, ये जो स्पेन के क्या रह चुके हैं, राजदूत भी रह चुके हैं, एम्बेसडर भी रह चुके हैं। मान सिंह द्वितीय ब्रिटेन सेना के अंदर भी शामिल हुए। बड़े इंपॉर्टेंट है भाई ये तो। देखिए जो मान सिंह ना, जो ब्रिटेन की सेना में कैप्टन थे ये मान सिंह, ब्रिटेन की सेना में। और मान सिंह द्वितीय विश्व युद्ध में सॉरी ये अपने मान सिंह द्वितीय विश्व में सर्वश्रेष्ठ पोलो खिलाड़ी भी थे। पोलो खेलते थे ये, घोड़े पर चढ़ को, वो बॉल होती है उसको ऐसा वो डंडा सा होता है, ये मारते हैं ना उसको, उसे पोलो बोला जाता है ना। तो पोलो के खिलाड़ी थे ये। पोलो खेलते खेलते कहते हैं कि 1970 में ये पोलो खेल रहे थे, इधर घोड़े से गिरे, इधर प्राण निकल गए। और ये जो पोलो खेल रहे थे तो वो लंदन में खेल रहे थे, वहीं इनका लंदन में क्या हो गया, निधन हो गया। क्या हो गया? निधन हो गया। और इनका एक पुत्र था जिनका नाम था भवानी सिंह। ये भी भारतीय सेना के अंदर था। ये भी भारतीय सेना के अंदर था। कभी पढ़े भवानी सिंह के बारे में, कितना पराक्रमी योद्धा था। भारत का एकमात्र सैनिक था, या मैं बोलूं ब्रिगेडियर पद पर था ये, कि जो जिसने कभी सैलरी नहीं ली थी। ये व्यक्ति था वो भवानी सिंह। बताएंगे इसकी क्या क्या योगदान रहे थे 1985 के अंदर, क्या योगदान रहे 1971 के अंदर। ठीक है। तो आगे कभी चर्चा करेंगे इन मुद्दों पर। तो आगे जो अपना रहेगा आगे वाला राजस्थान हिस्ट्री के अंदर पार्ट, वो रहेगा कौन सा रहेगा, अपने राठौड़ रहेंगे। और राठौड़ भी कौन से, दोनों बीकानेर और जयपुर, अपने जोधपुर वाले। ठीक है। तो राजवंश के अंदर दो ही राजवंश और करेंगे। थोड़ी बहुत जाट राजवंश की बात कर लेंगे, जिनके अंदर एक दो शासक देख लेंगे, अपने सूरजमल हो गया, चूड़ामन जाट हो गया, बदन सिंह हो गया। तो इनकी एक एक दो दो लाइनें देख लेंगे। उसके बाद क्या है, अपने मॉडर्न हिस्ट्री की तरफ बढ़ेंगे, और जिसके अंदर क्या है 5-6 टॉपिक हैं जो एक एक दो दो दिन के हैं, फिर अपने एमसीक्यू पे आ जाएंगे। ठीक है। तो बने रहिए अपने यूट्यूब चैनल अभिनव कैरियर अकेडमी के साथ में। जो नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर दीजिए, और सभी को मैं ये कहना चाहता हूँ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। और आने वाले समय में अपनी भर्तियों की जानकारी के लिए अपने बेल आइकन बटन को दबा लीजिएगा। ठीक है। और नई नई जानकारी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।